नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल स्ट्रीम आर्ट में। तो गाइज़ आज एक और महत्वपूर्ण चैप्टर आपके लिए क्लास 12th की पॉलिटिकल साइंस से संबंधित है और जो आपकी बुक सेकंड का 5वां अध्याय है, जिसका नाम है कांग्रेस प्रणाली, चुनौतियाँ और पुनर्स्थापना। देखिए गाइज़, ये आपका एक बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक बन जाता है क्योंकि इस बार आपके बहुत सारे टॉपिक हटाए गए हैं, तो ये एक ऐसा टॉपिक है जो पूरा का पूरा यूँ का यूँ आपके सिलेबस में आ रहा है, जिसमें से कुछ परिवर्तन नहीं किए गए हैं। साथ में आपको ये याद रखना होगा कि हम इस चैप्टर को बहुत विस्तार पूर्वक करेंगे और वीडियो थोड़ी लंबी हो सकती है, लेकिन आप अगर अंत तक इस वीडियो को देखते हो तो आपको किसी प्रकार का कोई भी डाउट इस चैप्टर से नहीं रहने वाला है, क्योंकि हमारा मात्र एक उद्देश्य है आपकी 100% सफलता। क्योंकि हमारा मकसद सिर्फ यही है कि आपके किसी भी कीमत पर एक भी नंबर एग्जाम में कटने नहीं चाहिए, तो उसी को ध्यान में रखते हुए हमने इसके अंदर सारे क्वेश्चन तैयार किए हैं। और अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, तो अभी हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आने वाली ऐसी ही वीडियो जो आपके सिलेबस से आपके टॉपिक्स जो बहुत महत्वपूर्ण होते हैं, हम उनको अलग से बनाते हैं, तो ऐसी वीडियो आपको मिलती रहें और आप अपनी तैयारी जो है की तैयारी में किसी प्रकार की कोई बाधा ना आए। तो गाइज आज की वीडियो की शुरुआत करते हैं, जिस चैप्टर का नाम है कांग्रेस प्रणाली और पुनर्स्थापना। तो गाइज आज की वीडियो की शुरुआत करते हैं, जिसके अंदर आपका पहला क्वेश्चन है, जय जवान जय किसान का नारा किसने दिया। गाइज इस चैप्टर के अंदर ऐसे बहुत सारे नारे आपको देखने को मिलेंगे जो कि किसी न किसी व्यक्ति के द्वारा दिए गए हैं और जिनका उद्देश्य था कि वर्तमान राजनीति के अंदर अपनी जो नीतियां हैं उनको लोगों तक पहुंचाया जा सके, साथ में अपनी राजनीतिक आधार भूमि प्राप्त की जा सके। तो ऐसे बहुत सारे नारे इस चैप्टर के अंदर आपको देखने को मिलेंगे, जिसमें से पहला नारा जो है आपका जय जवान जय किसान नारा किसके द्वारा दिया गया है, तो आपका आंसर हो जाएगा गाइस श्री लाल बहादुर शास्त्री जी के द्वारा दिया गया है। ये भारत के दूसरे प्रधानमंत्री थे जिनके द्वारा ये नारा दिया गया था। हालांकि आपको ये पता होना चाहिए, जय जवान जय किसान का जो नारा दिया गया था वो भारत की तात्कालिक जो समस्याएं थी उनको ध्यान में रख करके दिया गया था, क्योंकि 1962 में आप सभी को पता है हमने चीन के साथ युद्ध किया और उसके अंदर हमारी पराजय हुई। और साथ में आपको पता है 1960 का जो दशक है उसको खतरनाक दशक के नाम से जाना जाता है और इसके अंदर भारत के अंदर बहुत बड़ा अकाल भी आया था, जिसके कारण जो है हमारी उत्पादन क्षमता बहुत कम हो गई थी और इसीलिए हमारे देश के अंदर खाद्यान्न संकट उत्पन्न हो गया था, खाने के लिए अनाज भी पर्याप्त मात्रा में नहीं बचा था। तो इन दोनों का ही, यानी हमारे जवानों का और हमारे किसानों का, क्योंकि हमारे देश के अंदर जो मानसून वो पिछड़ गया था, वो पर्याप्त मात्रा में नहीं हुआ था, जिसके कारण से किसान भी भयभीत थे कि फसलें होंगी या नहीं होंगी। तो इन दो समस्याओं से परेशान हमारा पूरा का पूरा समाज को एक नई ऊर्जा देने का जो काम किया, वो हमारे तत्कालीन प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री जी के द्वारा एक नारे के द्वारा किया गया था और वो नारा था आपका जय जवान और जय किसान। तो जवान जय जवान इसलिए क्योंकि हमारे देश के सैनिकों का मनोबल जो टूटा हुआ था 1962 के युद्ध के बाद, उसको दोबारा से खड़ा करना था और साथ में हमारे किसानों का जो कि मानसून की असफलता के कारण निराश थे, उनको दोबारा से नई ऊर्जा से भरना था, इसीलिए ये नारा दिया गया था। तो मैं आपको अगला क्वेश्चन बताता हूँ, इंदिरा हटाओ का नारा किसके द्वारा दिया गया। गाइज ये चैप्टर पूरा का पूरा आपको जानने को मिलेगा। इसके अंदर जो कांग्रेस पार्टी है, कांग्रेस पार्टी से अगर देखा जाए तो तीसरे प्रधानमंत्री जो रही हैं वो इंदिरा गांधी ही हैं, क्योंकि पहले प्रधानमंत्री आपके पंडित जवाहरलाल नेहरू थे, ठीक है, नेहरू जी, और दूसरे आप सभी को पता है दूसरे शास्त्री जी, और तीसरी जो बनी थी वो बनी थी आपकी इंदिरा गांधी। तो इंदिरा गांधी से ये पूरा का पूरा चैप्टर कहीं ना कहीं रिलेटेड है, आपको बार बार इंदिरा गांधी को ही इसमें पढ़ना पड़ेगा। और साथ में इंदिरा गांधी उस समय भारत की राजनीति के अंदर बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभा रही थी और जो उनके विपक्ष में थे और साथ में उनकी जो पार्टी के अंदर कुछ लोग थे वो उनको सत्ता से हटाना चाहते थे और इसीलिए तरह तरह के वो हथकंडे अपना रहे थे। उन हथकंडों में से एक हथकंडा ये भी था कि इंदिरा हटाओ का नारा भी, देखिए गाइज अब इंदिरा हटाओ का जो नारा था बेसिकली आपको याद रखना है कि ये नारा जो दिया गया था वो ग्रैंड अलायंस के द्वारा दिया गया था। ये विपक्ष का गठबंधन था, यानी 1967 के चुनावों के अंदर आपने देखा होगा जो 1967 के अंदर चुनाव हुए उनके अंदर इंदिरा गांधी को हराने के लिए जो विपक्षी गठबंधन था गाइस, उन्होंने ग्रैंड अलायंस बनाया था और उनका ही जो गठबंधन था उनके द्वारा इंदिरा गांधी को हराने के लिए एक नारा दिया गया था जिसका नाम था इंदिरा हटाओ नारा। तो गाइस ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी आपको याद रखना है, पेपर में आता है अक्सर ये। साथ में आपको ये भी याद रखना है कि गरीबी हटाओ का नारा किसके द्वारा दिया गया,
तो बेसिकली आप जब 1971 के अंदर चुनाव हुए थे, तो 1971 के चुनावों के दौरान इंदिरा गांधी ने अपनी राजनीतिक ज़मीन प्राप्त करने के लिए इंदिरा गांधी ने गरीबी हटाओ का नारा दिया था। क्योंकि आप सभी को पता है कि 1967 के जो चुनाव थे प्यारे बच्चों, 1967 के चुनावों के अंदर कांग्रेस पार्टी को बहुमत तो मिल गया था, लेकिन उस बहुमत के अंदर उसकी सीटें काफ़ी कम हुई थी और साथ ही उनका जो मत प्रतिशत था, उसके अंदर भी भारी गिरावट हुई थी। तो इंदिरा गांधी को 1971 के चुनावों के दौरान ये लग रहा था कि वो जीत पाएँगी या नहीं जीत पाएँगी, क्योंकि साथ में जो विपक्ष था, वो एकजुट हो गया था और साथ में कांग्रेस पार्टी के अंदर टूट भी हुई थी, तो उससे उनको लड़ना था। इसके लिए वो एक ऐसा नारा ढूँढ रही थी, एक ऐसा चुनावी घोषणा ढूँढ रही थी जिसके माध्यम से इंदिरा गांधी अपनी सीट को बचा सकें। तो बेसिकली एक नारा था जो इंदिरा गांधी के द्वारा दिया गया था 1971 के चुनावों से पहले, वो था गरीबी हटाओ का नारा। तो ये किसने दिया था? तो आप बताओगे, इंदिरा गांधी ने ये नारा दिया था। तो मैं आपको हर एक चीज़ का एक्सप्लेनेशन देते चल रहा हूँ। अगर फिर भी कोई डाउट रह जाए तो हमारे कमेंट सेक्शन का प्रयोग कीजिए और अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक करना ना भूलें और साथ ही दोस्तों को शेयर कीजिए ताकि उनको भी ज़्यादा से ज़्यादा लाभ हो सके। तो देखिए, मैं आपको बता रहा था अगला क्वेश्चन कि भारत के प्रथम प्रधानमंत्री कौन थे और उनकी मृत्यु के समय देश में राजनीतिक दायरे में सबसे महत्वपूर्ण चर्चा का विषय क्या था? देखिए गाइस, आप सभी को पता है कि भारत के जो पहले प्रधानमंत्री थे वो पंडित नेहरू जी थे और उनकी मृत्यु आप सभी को पता है 1964 में हो गई थी। तो याद रखने योग्य ये बात ये है इस क्वेश्चन के अंदर कि उनकी मृत्यु के बाद राजनीतिक स्तर पर पूरे भारत के अंदर जो चर्चा का विषय बना हुआ था वो ये था कि नेहरू जी की मृत्यु के बाद उनका राजनीतिक उत्तराधिकारी, यानी उनके जो सारे के सारे अधिकार हैं, उनकी जो सीट है, उनका जो पद है, उनकी जो गद्दी है, वो कौन संभालेगा। तो बेसिकली यही एक महत्वपूर्ण राजनीतिक पर्सन बना हुआ था भारत के अंदर नेहरू जी की मृत्यु के बाद, और वो था कि अगला प्रधानमंत्री कौन होगा। तो गाइज, आपको ये क्वेश्चन भी समझ में आ गया होगा। इसके बाद मैं आपको अगला क्वेश्चन बताता हूँ कि लोगों को नेहरू जी के उत्तराधिकारी का पर्सन की लेकर के क्या आशंकाएं थी। देखिए गाइज, हमारे जैसे ही पहले प्रधानमंत्री का जो है निधन हुआ तो पूरी दुनिया के अंदर ये कयास लगाए जा रहे थे कि भारत अब नया नया आज़ाद हुआ है और ज़्यादा समय तक लोकतंत्र को अच्छी तरीके से नहीं चला पाएगा और जल्द ही लोकतंत्र ढह जाएगा और सैनिक हस्तक्षेप जो है पूरे भारत के अंदर स्थापित हो जाएगा। तो इस प्रकार की नकारात्मक सोच हमारे देश के बारे में लगाई जा रही थी नेहरू जी के मृत्यु के उत्तराधिकारी के पर्सन के ऊपर के। अब पर्सन जो है उत्तराधिकारी का आ गया है, तो जैसे अन्य देशों में हुआ है, एक नेता के मरते ही सत्ता के ऊपर किसी एक व्यक्ति ने शासन स्थापित कर लिया है और वही सारे अधिकारों का यूज करता है, तो ऐसे ही भारत के बारे में भी सोचा जा रहा था। तो ये आशंकाएं थी, इसको आप लिख सकते हो आसानी से। और जैसे कि मैंने आपको बता दिया है, इस क्वेश्चन को आप पढ़ भी देता हूं आपके लिए ताकि और आसानी हो जाए। कि लोगों को डर था कि बाकी नव स्वतंत्र देशों की तरह भारत भी राजनीतिक उत्तराधिकारी का जो पर्सन था वो लोकतांत्रिक ढंग से हल नहीं कर पाएगा, क्योंकि और बहुत सारे देशों के अंदर भी नए नए देश जो आज़ाद हुए वहां पर भी लोकतंत्र तो कायम किया गया, लेकिन जैसे ही महत्वपूर्ण नेता एक्सपायर हुए तो वहां पर सेना का हस्तक्षेप स्थापित हो गया। हम अपने पड़ोसी देश पाकिस्तान के अंदर भी ऐसा देख सकते हैं। परंतु हम बात करें भारत की, तो भारत पाकिस्तान से बहुत सारे मामलों में अलग था और लोकतांत्रिक मामलों में तो बेहद अलग था। तो भारत के अंदर जो कयास लगाए गए थे वो नकारात्मक थे। आपको नकारात्मक कयास बताने हैं। आशंकाएं जो थी हमारी वो नकारात्मक लगाई जा रही थी पूरे विश्व के द्वारा कि एक तो लोकतांत्रिक ढंग से हम जो है उत्तराधिकारी नहीं चुन पाएंगे और साथ ही हमारे देश के अंदर सेना का हस्तक्षेप बढ़ जाएगा, सेना महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगी। ये हमारे देश के बारे में आशंकाएं लगाई जा रही थी। इसके बाद आपका अगला क्वेश्चन ये है कि गाइस, नेहरू जी के राजनीतिक उत्तराधिकारी का जो पर्सन था उसको किस प्रकार सुलझाया गया, यानी जब नेहरू जी की मृत्यु हो गई तो उनका उत्तराधिकारी का जो पर्सन खड़ा हुआ उसको कैसे सुलझाया गया। तो मैं आपको बताता हूं कि नेहरू जी की मृत्यु के बाद राजनीतिक उत्तराधिकारी का जो पर्सन सुलझाया गया उसको किस प्रकार से सुलझाया गया था, मैं आपको समझाता हूं। अभी ये रहा आपके सामने। कांग्रेस के अध्यक्ष के कामराज ने पार्टी के नेताओं और सांसदों को परामर्श किया और पाया कि सभी लाल बहादुर शास्त्री के पक्ष में थे। यानी जैसे ही नेहरू जी की मृत्यु हुई और राजनीतिक उत्तराधिकारी का जैसे ही पद का जो है प्रश्न खड़ा हुआ तो के कामराज अध्यक्ष थे उस समय कांग्रेस पार्टी के। उन्होंने सांसदों की मीटिंग की और सबने ये परामर्श दिया, सबका ये विचार था कि लाल बहादुर शास्त्री इज द बेस्ट पर्सन ऑफ द आवर प्राइम मिनिस्टर, यानी हमारे प्राइम मिनिस्टर पद के लिए लाल बहादुर शास्त्री एक बेस्ट प्राइम मिनिस्टर के तौर पर साबित हुए और सभी उनके पक्ष में थे।
और इस प्रकार वह निर्विरोध नेता चुने गए। गाइज, निर्विरोध नेता मतलब होता है कि उनके पक्ष में कोई चुनाव लड़ने के लिए ही खड़ा नहीं हुआ, यानी सबकी सहमति थी कि नेहरू जी की मृत्यु के बाद लाल बहादुर शास्त्री जी को जो है भारत का प्रधानमंत्री बनाया जाए। तो शास्त्री जी अपनी सादगी के लिए और सिद्धांत निष्ठा के लिए प्रसिद्ध थे। गाइज, बहुत गजब प्रधानमंत्री थे और बहुत ही गजब का उनका व्यक्तित्व था। अगर मैं उनके बारे में बहुत सारी बातें बताऊं तो ऐसी बातें शायद आपने सुनी भी ना हो कि प्रधानमंत्री पद पर रहते हुए भी जब वो कोट पहना करते थे तो अक्सर उनके जो कपड़े हुआ करते थे वो फटे हुआ हुआ करते थे और वो कोट के नीचे जो है फटे हुए कपड़ों को छुपा लिया करते थे। ऐसा बहुत सारी बुक्स में आपको पढ़ने को मिलेगा। तो मैं आपको बता रहा हूं कि प्रधानमंत्री पद का कोई अगर असली दावेदार था नेहरू जी की मृत्यु के बाद तो वाकई में शास्त्री जी थे और बहुत ही अपने सिद्धांतों के प्रति निष्ठावान थे, अपने सिद्धांतों के प्रति हमेशा जो है अडिग रहते थे। एक बार क्या हुआ कि एक बार रेल दुर्घटना हुई जब वो रेल मंत्री थे, तो उन्होंने सारी नैतिक जिम्मेदारी अपने ऊपर ले ली। उन्होंने कहा कि मैं रेल मंत्री हूं और ये मेरे होते हुए हुआ है। तो पहली बार किसी मंत्री ने अपना मंत्रालय छोड़ा था। वैसे आप जानते ही हो कि मंत्री जो लोग होते हैं वो मंत्रालय पाने के लिए क्या कुछ नहीं कर देते हैं, लेकिन हम बात करें शास्त्री जी की तो वो अलग ही व्यक्तित्व के व्यक्ति थे। उन्होंने जो रेल मंत्री के पद से त्याग पत्र दे दिया और उन्होंने बोला कि मेरे कारण से ये दुर्घटना हुई है और मैं इसका जिम्मेदार हूं, और उन्होंने अपना त्याग पत्र दे दिया। इसके अतिरिक्त हम बात करें जो नेहरू जी जो थे वो जैसे आखिरी वर्षों में थे तो उनकी जो ज्यादा डिपेंडेंसी थी वो होती जा रही थी शास्त्री जी के ऊपर, और अधिकतर जो काम संभाला करते थे वो संभाला करते थे हमारे लाल बहादुर शास्त्री जी। तो इस प्रकार नेहरू जी के उत्तराधिकारी का जो पर्सन था वो बहुत ही लोकतांत्रिक तरीके से बिना किसी विवाद के हमारे देश के अंदर सुलझा लिया गया। तो गाइस, ये क्वेश्चन आपका था बहुत इंपॉर्टेंट जो मैंने आपको बताया और इसको आप जा सकते हो। तो गाइस, आपका अगला क्वेश्चन मैंने बताता हूं कि लाल बहादुर शास्त्री के प्रधानमंत्री काल में देश के समक्ष दो मुख्य चुनौतियां कौन सी थी। देखिए गाइस, जब प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री जी बने तो आप सभी को पता है, वैसे तो जिस समय वो बने उस समय आपको पता है सन 1964 था, और आप सभी को पता है कि 1964 भी 60 के दशक में से एक सन है, और 60 का पूरा 1960 का दशक एक खतरनाक दशक के नाम से जाना जाता है। तो ऐसे ही दो महत्वपूर्ण चुनौतियां बतानी है जैसे वो प्रधानमंत्री बने तो कौन सी चुनौतियां थी। तो पहला आप बताओगे कि भारत चीन युद्ध के कारण देश के अंदर आर्थिक संकट का सामना करना पड़ा था। आपको पता है 1962 में चीन के साथ में युद्ध हुआ तो हमारा बहुत सारा धन जो है युद्ध में खर्च हो गया था, और जिसके कारण से हमारे देश के अंदर आर्थिक संकट आ गया था। और आर्थिक संकट के साथ साथ हमारे देश के अंदर मानसून भी असफल रहा था और परिणाम स्वरूप हमारे देश के अंदर बेटा सूखे की स्थिति पैदा हो गई थी, बहुत सूखा पड़ गया था, अनाज जो है उत्पन्न नहीं हो रहा था क्योंकि जमीनों की नमी चली गई थी और हमारे देश के अंदर गंभीर खाद्यान्न संकट आ गया था। तो पहली समस्या आप ये दोनों बताओगे। इसके बाद आप दूसरी समस्या के अंदर बताओगे कि 1965 में जब नेहरू जी प्रधानमंत्री थे तो दूसरी समस्या थी भारत के साथ में जो है पाकिस्तान का युद्ध हुआ, और इसके कारण भी भारत को फिर दोबारा से समस्याओं को सामना करना पड़ा। देखिए कि युद्धों के बारे में आपको पता ही है कि युद्ध जब होते हैं जीते कोई भी लेकिन हानि दोनों को ही उठानी पड़ती है, पैसा लगता है युद्ध के अंदर। तो बेसिकली ये दो चुनौतियां शास्त्री जी के कार्यकाल में हुई थी, आप इसको बता सकते हो। इसके बाद मैं आपको बताता हूँ लाल बहादुर शास्त्री जी के निधन के पश्चात कांग्रेस पार्टी के किन दो नेताओं के मध्य कांग्रेस दल का नेता का चुनाव हुआ था। देखिए गाइस, आपको ये याद रखना पड़ेगा जब 1964 में नेहरू जी की मृत्यु हुई तो 1964 के अंदर नेहरू जी के जो है ऑप्शन आसानी से मिल गया, उत्तराधिकारी आसानी से मिल गया, क्योंकि सभी लोग शास्त्री जी को लेकर के एक मत थे और कोई भी विरोध नहीं था कि हमारे शास्त्री जी प्रधानमंत्री नहीं बनने चाहिए को ले इसीलिए। लेकिन हम बात करें जैसे ही हमारे जो दूसरे प्रधानमंत्री बने थे लाल बहादुर शास्त्री जी, वो ज्यादा समय तक शासन व्यवस्था नहीं चला पाए क्योंकि वो भी 1966 के अंदर अचानक उज्बेकिस्तान की जो राजधानी है ताशकंद, तो ताशकंद के अंदर उनकी मृत्यु हो गई आकस्मिक, और हम उसके कारण बहुत समस्या में थे कि अब कैसे शासन व्यवस्था को चलाएंगे, और दोबारा से वही समस्या उत्पन्न हो गई जो नेहरू जी की मृत्यु के बाद उत्पन्न हुई थी कि यानी उत्तराधिकारी कौन होगा। तो आपको इस क्वेश्चन में यही बताना है कि शास्त्री जी के निधन के पश्चात कांग्रेस पार्टी के किन दो नेताओं के मध्य जो है वो प्रधानमंत्री बनने की होड़ लगी, यानी कांग्रेस दल का नेता बनने का जो है उनको चुनाव हुआ उनमें दोनों में। तो दो नेता बताने पड़ेंगे। आपको पता ही है ना कि जब शास्त्री जी की चुनाव होना था तो कोई नेता खड़ा ही नहीं हुआ था उनके विपक्ष में, लेकिन अब बात करें
शास्त्री जी की मृत्यु के बाद जब हम देखें तो लाल बहादुर शास्त्री के निधन के बाद इंदिरा गांधी किस प्रकार जो है अगली प्रधानमंत्री बनाई गई। तो ये क्वेश्चन इस तरीके से ही पूछा जा सकता है, यानी दोनों तरीके से ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है, तब आपका आंसर एक ही होगा, वो ये कि लाल बहादुर शास्त्री के निधन के पश्चात इंदिरा गांधी और मोरारजी देसाई के बीच में कड़ा मुकाबला था। देखिए गाइस, नेहरू जी की मृत्यु के बाद तो कोई चुनाव हुआ ही नहीं एक तरीके से देखा जाए प्रधानमंत्री को लेकर के, क्योंकि प्रधानमंत्री एक ही थे, एक ही लेकर के निर्विरोध जीते थे, उनमें कोई चुनाव नहीं हुआ। लेकिन नेहरू जी की मृत्यु के बाद तो निपटा लिया था मामला, लेकिन शास्त्री जी की मृत्यु के बाद ये मामला निपटाना बड़ा मुश्किल हो गया, क्योंकि दो दावेदार थे प्रधानमंत्री के लिए, एक आपका इंदिरा गांधी जी और एक आपका मोरारजी देसाई जी। तो आपको ये दोनों नाम याद रखने पड़ेंगे, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, साथ ही बहुत लंबे समय तक आपको ये परेशान करने वाले हैं, क्योंकि बहुत सारे क्वेश्चन इनसे संबंधित आपके लिए आगे आने वाले हैं। तो इसके लिए कांग्रेस के सांसदों ने क्या किया, गुप्त मतदान किया था, यानी इंदिरा को चुनना है या मोरारजी देसाई को चुनना है। तो लोग कंफ्यूजन में थे कि किसको प्रधानमंत्री चुना जाए, तो इसके लिए गुप्त मतदान का तरीका चुना गया, और गुप्त मतदान के तरीके के अंदर देखा गया तो इंदिरा गांधी ने मोरारजी देसाई को हरा दिया, और इस प्रकार से प्रधानमंत्री जो हमारी अगली बनी वो शास्त्री जी की मृत्यु के बाद बनी, वो इंदिरा गांधी बनी। तो आसानी से आपको ये समझ में आ गया होगा। इसके बाद हम बात करते हैं कि कौन से चुनाव परिणामों को राजनीतिक भूकंप की संज्ञा दी जाती है। ठीक है, और यह ये क्वेश्चन इस प्रकार से पूछा जा सकता है बच्चों कि 1967 के चुनावों के परिणाम को राजनीतिक भूचाल क्यों कहा जाता है। देखिए गाइस, ये दोनों क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट हैं, क्योंकि इन चुनावों के परिणाम स्वरूप ऐसा पहली बार भारत की राजनीति में हो रहा था कि जो कांग्रेस पार्टी है वो बहुमत के बस करीब करीब पहुंची थी। नहीं तो पहले 3 चुनावों के अंदर आपने देखा कि किस प्रकार से 364, 372, 62 इस प्रकार से सीटें वो प्राप्त कर रही थी। तो लेकिन अगर आप देखें तो पहली बार ऐसा हुआ था 1967 के चुनावों में कि कांग्रेस पार्टी बड़ी मुश्किल से जीत प्राप्त कर पाई थी, या कहें बहुमत प्राप्त कर पाई थी। तो इसी को, यानी कांग्रेस को बड़ी मुश्किल से जीत मिलना, साथ में कांग्रेस पार्टी के अंदर आप देखोगे कि टूट का भी शुरू हो जाना, तो पूरे भारत के अंदर या कहें पूरे भारत के लिहाज से राजनीतिक भूकंप की संज्ञा उसको दी जाती है। और आपको ये पेपर में लिखना कैसे है मैं आपको बताता हूं। देखिए, 1967 के लोकसभा और राज्य विधानसभाओं के चुनावों को राजनीतिक भूचाल के नाम से जाना जाता है। ठीक है, क्योंकि इन चुनावों के परिणाम से कांग्रेस को राष्ट्रीय और प्रांतीय स्तर पर, दोनों स्तर पर धक्का लगा था। यानी राष्ट्रीय स्तर पर भी उसको बहुमत बड़ी मुश्किल में मिला था, और साथ ही राज्यों के अंदर भी बहुत सारे राज्य ऐसे थे गाइस, वो चुनावों के दौरान उसके हाथ से निकल गए थे, वो हार गए थे चुनाव। ठीक है, तो आप और बताओगे कि कांग्रेस को लोकसभा में बहुमत तो मिला, लेकिन उनके मतों का प्रतिशत घट गया, सीटें के अंदर भी भारी गिरावट आई, और इंदिरा गांधी के जो मंत्रिमंडल के आधे से अधिक जो मंत्री थे वो चुनाव हार गए। तो इस प्रकार से हम देखें तो ये जो स्थिति थी कांग्रेस पार्टी की 1967 के दौरान चुनाव हारना, ये बेसिकली राजनीतिक भूकंप की संज्ञा इसको दी जाती है, क्योंकि इसके अंदर वाकई में ऐसा कुछ हुआ था जो पहले भारत की राजनीति में नहीं हुआ था। इसीलिए इस राजनीतिक स्थिति को ही हम राजनीतिक भूकंप की संज्ञा देते हैं बच्चों। अगर आपको कोई डाउट हो, फिर मैं बोल रहा हूं, हमारे कमेंट सेक्शन का प्रयोग कीजिए, और मैं आपको अगला क्वेश्चन बताता हूं। 1967 के आम चुनावों में कांग्रेस पार्टी के किन्हीं 2 प्रमुख नेताओं के नाम बताइए जिन्होंने हार का सामना किया। देखिए, अभी मैंने बताया था आपको कि कांग्रेस पार्टी के आधे मंत्री चुनाव हार गए थे, तो वो 2 मंत्रियों के नाम पूछ रहा है, या फिर कहें 2 व्यक्तियों के नाम पूछ रहा है जो हार गए थे। तो आप इसमें बताओगे के कामराज। देखिए, के कामराज मैंने बताया कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष थे, साथ ही एस के पाटिल महाराष्ट्र से थे और मुख्यमंत्री भी रह चुके थे ये। तो ये दोनों ही व्यक्ति चुनाव हार गए। आप देखिए, तो इस प्रकार से ये 2 व्यक्तियों का नाम आप बता सकते हो। फिर आप बताओगे कि 1966 में कांग्रेस के वरिष्ठ नेताओं ने इंदिरा गांधी को प्रधानमंत्री पद के लिए समर्थन दिया, और आपको बताया दिया, लेकिन आपको ये क्वेश्चन बताना पड़ेगा क्यों दिया। ठीक है ना, तो आपको पता है कि जब इंदिरा गांधी का प्रधानमंत्री का चुनाव हो रहा था तो कांग्रेस के जितने भी वरिष्ठ नेता थे उनका मानना था कि अगर हमने मोरारजी देसाई को प्रधानमंत्री नियुक्त कर दिया तो मोरारजी देसाई बहुत पुराने हैं, साथ ही वो अनुभवी हैं, तो उनको हमारी आवश्यकता ज्यादा नहीं रहेगी। लेकिन इंदिरा गांधी के बारे में जो कांग्रेस के वरिष्ठ नेता थे गाइस, वो ये सोचते थे कि नई नई है, और साथ ही राजनीतिक समझ भी नहीं है, और छोटे छोटे कामों के लिए हम वरिष्ठ नेताओं पर ये डिपेंड हो जाएगी। तो इससे बढ़िया ये होगा कि हमको अगर महत्वपूर्ण भूमिका निभानी है भारत की राजनीति में, तो क्यों ना मोरारजी देसाई को छोड़ करके
इंदिरा गांधी का समर्थन कर दिया जाए। तो ये दृष्टिकोण ध्यान में रखते हुए उन्होंने इंदिरा गांधी का सपोर्ट कर दिया, मोरारजी देसाई को नहीं। तो आप देखिए क्या आपको लिखना है पेपर में। तो उनका विश्वास था कि प्रशासनिक और राजनीतिक मामलों में उनके पास कोई खास अनुभव नहीं है, और इसके कारण से क्या है कि वो बार बार जो इंदिरा गांधी है किसी भी दिशा निर्देश के लिए, नीति बनाने के लिए जो है ना उन्हीं नेताओं पर निर्भर रहेगी और उनसे ही पूछ पूछ करके कुछ भी काम करेगी। तो ये सोचा कांग्रेस के वरिष्ठ नेताओं ने इंदिरा गांधी को प्रधानमंत्री नियुक्त करते समय या फिर कहीं चुनते समय। और हालांकि सोच वो कुछ रहे थे लेकिन हो कुछ और गया, क्योंकि इंदिरा गांधी इन पर डिपेंड नहीं हुई। इंदिरा गांधी ने अपने ही भरोसे के जो लोग थे उनको जो है कांग्रेस पार्टी के अंदर जगह देती गई और ऐसे लोगों को दरकिनार करते गई जो अपने आप को बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण समझते थे और इंदिरा गांधी को अपने ऊपर डिपेंड करना चाहते थे। इसके बाद हम बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। आपका अगला क्वेश्चन है गाइस, वो ये है कि 1967 के चुनावों में मद्रास प्रांत में कौन सी क्षेत्रीय पार्टी को पूर्ण बहुमत प्राप्त किया था। मतलब या कहें कौन से पार्टी ने मद्रास के अंदर पूर्ण बहुमत प्राप्त किया था वो बताना है और मुख्य कारण भी बताने हैं। गाइस बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। मैंने बताया ना 1967 के चुनावों के अंदर क्षेत्रीय स्तर पर भी कांग्रेस पार्टी हारी और राष्ट्रीय स्तर पर भी हारी, यानी लोकसभा और विधानसभा दोनों के अंदर गहरा धक्का लग रहा था। तो ऐसे ही एक राज्य है जिसका नाम है मद्रास। आप सभी को पता है कि मद्रास एक प्रांत हुआ करता था। तो उस प्रांत के अंदर जो है ना कांग्रेस पार्टी हारी थी। हालांकि इस प्रांत का अब नाम तमिलनाडु है, पहले ये पूरा का पूरा एक राज्य हुआ करता था मद्रास नाम से, लेकिन अब याद रखना है इसका नाम तमिलनाडु है, ठीक है ना। तो आपको ये बताना है कि कहाँ हारी थी और क्या कारण था उसका और उस पार्टी का नाम क्या है, ये बताना पड़ेगा आपको। तो मैं आपको बताता हूं कि मद्रास प्रांत जिसे अब तमिलनाडु कहा जाता है, उस पार्टी का नाम था द्रविड़ मुनेत्र कसगम, DMK। इसकी कई बार फुल फॉर्म पूछी गई है गाइज आपके एग्जाम में, तो याद रखना है कि यहां से आप इसकी फुल फॉर्म भी याद कर सकते हो कि जिस पार्टी ने कांग्रेस पार्टी को मद्रास के अंदर 1967 के जो आम चुनाव थे या कहें विधानसभा के जो चुनाव थे उनको हराया था, तो उस पार्टी का नाम है आपका DMK यानी द्रविड़ मुनेत्र कसगम। तो ने पूर्ण बहुमत प्राप्त किया और बहुमत के साथ में आपको ये याद रखना होगा कि उन्होंने तमिलनाडु के अंदर अपनी सरकार स्थापित की। अब आपको कारण बताना पड़ेगा। तो उसका कारण क्या था कि उसका कारण था हिंदी विरोध, क्योंकि आपको पता है जो DMK है वो हिंदी को राष्ट्रभाषा बनने देना नहीं चाहती थी और उस समय भारत के अंदर हिंदी को राष्ट्रभाषा बनाने की एक तरीके से होड़ लगी हुई थी। और दक्षिण भारत के लोग मानते थे कि हिंदी को अगर राष्ट्रभाषा बना दिया गया तो उनकी जो क्षेत्रीय भाषाएं हैं वो कहीं ना कहीं खो करके रह जाएंगी, और इसीलिए DMK ने हिंदी को राष्ट्रभाषा बनाने का विरोध किया और इस विरोध का जो है DMK को लाभ मिला और इस कारण से 1967 के मद्रास के जो चुनाव थे वो DMK जीत गई। ठीक है गाइज, अब आपको ये क्वेश्चन आसानी से समझ में आ गया होगा। तो इसके बाद मैं आपको अगला क्वेश्चन बताता हूँ। इसके बाद आपका अगला क्वेश्चन है गाइज, वेरी इंपॉर्टेंट है कि गैर कांग्रेसवाद पर एक संक्षिप्त टिप्पणी लिखनी है गाइज। गाइज ये गैर कांग्रेसवाद आपको ये याद रखना पड़ेगा। बेसिकली गैर कांग्रेसवाद जो राम मनोहर लोहिया द्वारा प्रस्तुत किया गया एक सोच है, ठीक है ना। क्योंकि राम मनोहर जो लोहिया थे वो समाजवादी नेता थे। साथ में आपको ये भी पता होना पड़ेगा कि जो राम मनोहर लोहिया ने जो है चुनावों की स्थिति को परख लिया था। उन्होंने क्या सोचा, उन्होंने क्या देखा चुनावों के अंदर कि कांग्रेस पार्टी 75% सीट प्राप्त कर रही है मात्र 48% वोट प्राप्त करके। तो ऐसा कैसे पॉसिबल हो रहा था, यानी आप देखिए 52% वोट प्राप्त करके भी 25% सीटें मिल रही हैं। तो राम मनोहर लोहिया ने एक चीज महसूस कर ली थी कि इसके पीछे का कारण जो है ना हमारा फर्स्ट पास द पोस्ट सिस्टम है। उन्होंने बोला कि इंदिरा गांधी को हराया जा सकता है, इंदिरा गांधी को हराना कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन उन्होंने ये एक सिद्धांत निकाला कि हमको इसके लिए क्या करना पड़ेगा, इसको हराने के लिए यानी इंदिरा गांधी को हराने के लिए हम सभी को, जितनी भी विरोधी पार्टी हैं जिनको 52% वोट मिलता है लेकिन सीटें 25% मिलती हैं, तो उन सबको एक होना पड़ेगा ताकि कांग्रेस को हराया जा सके। तो बेसिकली राम मनोहर लोहिया ने कांग्रेस को हराने के लिए जितनी भी विरोधी पार्टियां थी उनको एकजुट करने का एक मंत्र बनाया, एक सोच बनाई, और जो कांग्रेस को हराने के लिए एक नारा दिया गया राम मनोहर लोहिया के द्वारा वो था गैर कांग्रेसवाद। यानी अब हमें कांग्रेस को इस देश से हटाना है, इस देश को कांग्रेस मुक्त बनाना है। तो बेसिकली गैर कांग्रेसवाद राम मनोहर लोहिया की एक सोच थी जिसको उन्होंने चुनावों के नतीजों को ध्यान में रख करके तैयार किया था। अब इसको लिखना कैसा है आपके पेपर में, देखिए मैं आपको बिल्कुल एक्सप्लेन करता चल रहा हूं, अगर फिर भी डाउट हो तो मैं फिर बोल रहा हूं, आप मुझे जरूर बताएं। देखिए
आपको लिखना कैसे कि 1967 के चुनावों से पूर्व कांग्रेस की विरोधी पार्टियों ने एकजुट होकर कांग्रेस विरोधी मोर्चा बनाया, यानी कांग्रेस को हराने के लिए एक विरोधी मोर्चा बना लिया उन्होंने। कई राज्यों के बारे में तालमेल किया। इसी रणनीति को रामन और लोहिया ने गैर कांग्रेसवाद का नाम दिया कि अब हमें किसी भी तरीके से कांग्रेस को हराना है, और बहुत सारे राज्यों के अंदर बहुत सारी पार्टियों को एक साथ लाए, उनको समझाया कि भाई अगर तुम दोनों लड़ोगे तो तुम्हारे वोट बटेंगे और फायदा जो है कांग्रेस पार्टी लेकर के चली जाएगी, तो इससे बढ़िया यही होगा कि दोनों हारो, आप तालमेल कर लीजिए, कुछ सीटों पे से आप लड़ लीजिए, कुछ सीटों पे ये लड़ लेंगे, और अपने दोनों ही जो है अपने अपने वोटर को बोल दीजिए जहां से मैं लड़ रहा हूं तो मुझे भी वोट दीजिए, और आप इनको कह दीजिए कि आपके वोटर भी मुझे वोट दें। इससे क्या होगा कि हम दोनों के वोटर जो हैं वो एक पार्टी को जब वोट देंगे तो कांग्रेस को हम हरा लेंगे। तो यही गठजोड़ जो था, यही विपक्षी पार्टियों का जो मोर्चा था गाइस, इसको गैर कांग्रेसवाद के नाम से जाना जाता है। तो उन्होंने गैर कांग्रेसवाद के पक्ष में सैद्धांतिक तर्क देते हुए कहा था कि कांग्रेस का शासन अलोकतांत्रिक है। मतलब जब वो गैर कांग्रेसवाद का नारा दे रहे थे राम मनोहर लोहिया, तो उन्होंने बताया कि कांग्रेस का जो शासन है वो गैर लोकतांत्रिक है, गरीबों के हिसाब से नहीं चलता है, और कांग्रेस पार्टी जो है गरीबों को ध्यान में नहीं रखती है, गरीबों के हकों को मारती है। और इस प्रकार से उन्होंने बोला कि हमें कांग्रेस को हराना पड़ेगा और गैर कांग्रेसी दलों को सत्ता में आना जरूरी है, तभी जाकर के हम इस प्रकार की जो स्थिति है उसको ठीक कर सकते हैं, ताकि गरीबों के हक में लोकतंत्र को वापस से लाया जा सके और लोकतंत्र के माध्यम से गरीबों को लाभ पहुंचाया जा सके। और ये थे राम मनोहर लोहिया के गैर कांग्रेसवाद के पक्ष में तर्क। ठीक है ना गाइस, अगर अब ऐसे भी आ जाए कि बताइए राम मनोहर लोहिया के गैर कांग्रेसवाद के पक्ष में तर्क बताइए, तो भी आप इसको आसानी से कर दोगे। देखिए गाइस, अगर मेरी बातों को अगर आप ध्यानपूर्वक पढ़ते चलते हो, समझते चलते हो, तो मैं बोल रहा हूं एक क्वेश्चन नहीं बचेगा बेटा। इस तरीके से क्वेश्चन तैयार किए गए। इसके बाद आपका अगला क्वेश्चन क्या है, देखिए, कांग्रेस के विभाजन के संदर्भ में सिंडिकेट से क्या अभिप्राय है। देखिए गाइस, आपको पता है सिंडिकेट बेसिकली क्या है कि वही वरिष्ठ लोग हैं कांग्रेस के अंदर जो लोग सोच रहे थे कि इंदिरा गांधी यदि प्रधानमंत्री बन जाएगी तो वो उनके ऊपर डिपेंड हो जाएगी और उनसे पूछ पूछ करके काम करेगी। तो कांग्रेस पार्टी के अंदर जो जितने भी वरिष्ठ नेता थे, उन वरिष्ठ नेताओं के समूह को हम सिंडिकेट के नाम से जानते हैं। अब सिंडिकेट ने सोचा कि इंदिरा गांधी हम पर डिपेंड हो जाएगी, लेकिन इंदिरा गांधी ने किया उल्टा, बल्कि इन जितने भी बुजुर्ग लोग थे, जितने भी पुराने कार्यकर्ता थे कांग्रेस पार्टी के, जो इंदिरा गांधी को सोचते थे हमारे ऊपर डिपेंड हो जाएगी, तो इंदिरा गांधी ने ऐसे ही सिंडिकेट कहते हैं उन पुराने के सदस्यों के समूह को, उनको बाहर करना या कहीं बाहर का रास्ता दिखाना शुरू कर दिया। अब इन लोगों को लगा बुरा। इन लोगों ने क्या किया, इन लोगों ने एक जो है रणनीति बनाई कि भाई इस बार दोबारा से कांग्रेस पार्टी को हराना पड़ेगा, या फिर कहें इन्होंने कांग्रेस की जो इंदिरा है, इंदिरा को हराने के लिए किसी भी प्रकार से रणनीति तैयार करना शुरू कर दिया। तो आप देखिए ये क्यों हुआ, क्योंकि एकदम से नहीं हुआ, आगे इससे रिलेटेड बहुत सारी चीजें भी पढ़नी पड़ेंगी। ये बहुत सारी चीजों का परिणाम था, क्योंकि सिंडिकेट के जो सदस्य थे वो चाहते थे प्रीवी पर्स को समाप्त करना नहीं चाहते थे, लेकिन इंदिरा गांधी वो सब करती चली गई जो इंदिरा गांधी को अच्छा लगा। तो इसीलिए सिंडिकेट अंत में जाकर के कांग्रेस का विभाजन का कारण बना, क्योंकि सिंडिकेट को लगता था कि इंदिरा गांधी उनके बिल्कुल भी बात नहीं मानती है। तो अब आपको ये क्वेश्चन थोड़ा थोड़ा समझ में आने लगा होगा, और अब आपको इसको पूरा समझने में आसानी हो जाएगी कि कांग्रेस के विभाजन के संदर्भ में सिंडिकेट से क्या अभिप्राय है। देखिए गाइस, बेसिकली सिंडिकेट के बारे में पूछ रहा है क्या, आप आसानी से बता सकते हो। मैंने आपको बता दिया कि सिंडिकेट कांग्रेस के भीतर ताकतवर और प्रभावशाली नेताओं का एक समूह था, ठीक है, जिनका कांग्रेस पार्टी के संगठन पर पूरा नियंत्रण था। पूरा नियंत्रण के साथ में ये महत्वपूर्ण नेता कांग्रेस के अंदर थे। इसके पर पूर्व अध्यक्ष जो थे वो थे के कामराज, यानी जो सिंडिकेट था उनके जो अध्यक्ष थे उनका अध्यक्ष का नाम था के कामराज। इतना भी याद रखना है आपको, ठीक है, क्योंकि पेपर में पूछा गया है सिंडिकेट का अध्यक्ष कौन है, तो आप बता दोगे के कामराज। इसके बाद आपका गाइस अगला क्वेश्चन है, भारतीय राजनीति में दल बदल से क्या अभिप्राय है, इसके दो अवगुणों को उजागर कीजिए, यानी दो कमियों को बताइए। और या क्वेश्चन सीधे सीधे पूछ लेगा दल बदल से आप क्या समझते हो, क्या अभिप्राय है, इस तरीके से पूछा जा सकता है। पेपर में आया है क्योंकि 1967 के बाद ही कुल मिलाकर के ये समस्या भारत की राजनीति में आई थी, दल बदल, यानी एक दल से दूसरे दल में जब चुनाव लड़ने के बाद, जीतने के बाद कोई व्यक्ति एक पार्टी को छोड़ करके दूसरे पार्टी में शामिल हो जाता है, उसी को हम कहते हैं दल बदल। और बेसिकली दल बदल की जो समस्या पैदा हुई बच्चों, वो 1967 के चुनावों के बाद ही पैदा हुई। तो इस तरीके से ये समस्या उभर करके सामने आई। आपको ये बताना पड़ेगा कि क्या इसके अवगुण है। तो मैं बताता हूं आपको कि कोई जनप्रतिनिधि किसी विशेष दल के चुनाव चिन्ह को लेकर के चुनाव लड़े और जीत जाए, और
चुनाव जीतने के पश्चात उस दल को छोड़ करके दूसरे दल में शामिल हो जाए तो इसे ही दल बदल कहते हैं। देखिए गाइस, मान लीजिए मैं हूं, मैंने क्या किया, कांग्रेस का चुनाव चिन्ह लिया, कांग्रेस की विचारधारा ली, कांग्रेस के वोटर्स का यूज किया और चुनाव लड़ा और जीत गया। और बाद में जीतने के बाद मैंने पार्टी छोड़ दी और जीतने का फायदा उठाते हुए दूसरे पार्टी में शामिल हो गया। ये तो गलत हुआ ना, क्योंकि आप सभी को पता है कि हर एक पार्टी की एक विचारधारा होती है और उस विचारधारा को पसंद करने वाले कुछ लोग होते हैं। और आप चेहरा कोई भी हो, वो लोग जो है विचारधारा को वोट देते हैं, यानी कांग्रेस पार्टी को वोट देते हैं। तो इस तरीके से कुछ लोग क्या करते थे कि कांग्रेस पार्टी से चुनाव चिन्ह ले लिया, कांग्रेस पार्टी से जो है सीट प्राप्त कर ली और चुनाव जीतने के बाद दूसरी पार्टी में शामिल हो गए। तो ये बेसिकली ये जो घटना थी, एक पार्टी को छोड़ करके दूसरे पार्टी में शामिल होना, ये जो है ना दल बदल के नाम से मशहूर हुई। और इसकी कमियां मैं बताता हूं आपको कि दल बदल से नेताओं में अस्थिरता को बढ़ावा मिलता है, क्योंकि कई बार सरकार अल्पमत में आ जाती है और सरकार को त्याग पत्र देना पड़ता है। देखिए गाइस, बार बार कोई दल बदल करता है तो नेता लोग जो है वो अस्थिरता को बढ़ावा देते हैं भारत की संसद के अंदर। सरकार को अगर कोई पार्टी छोड़ करके जाएगी, मान लीजिए आपको पता है लोकसभा के अंदर कुल मिलाकर के 543 सीटें हैं और 272 सीटों पर बहुमत होता है। अगर 272 सीटें नहीं मिली किसी पार्टी के पास, मान लीजिए कुल मिलाकर के 272 सीटें ही हैं, अगर उसके पास से 2 विधायक चले गए किसी और पार्टी के पास, तो वो तो सरकार 270 के साथ में अल्पमत में आ गई ना। और ऐसी सरकार को संसद में जो है ना बिल्कुल सरकार चलाने का मौका ही नहीं दिया जाता है। अल्पमतीय सरकार को हमारे संविधान के द्वारा सरकार चलाने का अधिकार ही नहीं है। तो कई बार क्या होता है, सरकार को त्याग पत्र देना पड़ता है, सरकार गिर जाती है और देश के अंदर अस्थिरता पैदा हो जाती है। तो पहली कमी ये है आपकी, ठीक है ना। तो आप इसको समझ गए होंगे बिल्कुल विस्तार पूर्वक। इसके बाद दल बदल से नेताओं में अनुशासनहीनता में वृद्धि होती है और वह अवसर का लाभ उठा करके उचित व अनुचित तरीके से सत्ता प्राप्त करने का कोशिश करते हैं। यानी बार बार वो करते हैं, जानबूझ करके करने लगते हैं, अनुशासनहीनता बढ़ जाती है हर किसी के अंदर, हर कोई ये करने लगता है। और बेसिकली ये जो किया जाता है ये सत्ता प्राप्त करने के लिए किया जाता है, ये मंत्री पद प्राप्त करने के लिए किया जाता है। और मंत्री पद के प्राप्त करने के लिए, सत्ता प्राप्त करने के लिए ये सब चीजें की जाती हैं। हालांकि आप सभी को पता है इसको 1985 के अंदर, आप सभी को पता होना चाहिए, 52वां संविधान संशोधन किया गया था। 52वां संविधान संशोधन, नाम याद रखना है आपको, हालांकि 11th में पढ़ाया है मैंने आपको कि संविधान संशोधन हुआ था 52वां, ठीक है ना। और उस 52वां संविधान संशोधन क्या कब हुआ था, तो आप बोलोगे वो संशोधन हुआ था 1985 के अंदर और इसके द्वारा भारतीय संविधान में 10वीं अनुसूची जोड़ी गई थी, ठीक है ना। तो 10वीं अनुसूची बेसिकली क्या है, वो दल बदल पर रोक लगाती है। किस पर? दल बदल पर रोक लगाती है। तो इस तरीके से आप इसको याद कर सकते हो कि इससे हमको ठीक होने के लिए या फिर कहीं इससे बचने के लिए हमने हमारे संविधान में संशोधन किया कि आप दल बदल ऐसे नहीं कर सकते, कुछ नियम कर सकते हैं लेकिन उसके लिए नियम कायदे कानून है। अगर आपको वो जाननी है वीडियो या आपको चाहिए समझना है अच्छे से दल बदल, तो आप मुझको कमेंट में लिख दीजिए, मैं उसके लिए एक छोटी सी वीडियो बना दूंगा आपको, ताकि आप दल बदल को बहुत अच्छे से समझ सको, ठीक है ना। तो चलिए अगला टॉपिक देखते हैं गाइस। इसके बाद आपका अगला क्वेश्चन है कि पाकिस्तान में 1971 में पश्चिमी पाकिस्तान के विरुद्ध हुए जन आंदोलन के किन्हीं 2 कारणों का आपको स्पष्ट करना, बताना है कि जो 1971 में पश्चिमी पाकिस्तान है उसके विरोध में जो पूर्वी पाकिस्तान है उसने जन आंदोलन किया था, उसके कारण क्या थे। हालांकि आप सभी को पता है प्यारे बच्चों कि आपने वर्ल्ड वाली बुक में भी पढ़ा है और हमने इसको अच्छी तरीके से भारत की विदेश नीति वाले चैप्टर के अंदर भी पढ़ा है कि जो वहाँ के लोग हैं, यानी आपको पता है कि 1947 से 1971 तक जो है पाकिस्तान पहले एक देश हुआ करता था, लेकिन 2 भागों में, इधर और इधर, यानी भारत के बीच में इधर भी और इधर भी 2 भागों में हुआ करता था। लेकिन इधर के जो पूर्वी पाकिस्तान है, जो आज का बांग्लादेश है, और पश्चिमी पाकिस्तान आज का पाकिस्तान है, तो पूर्वी पाकिस्तान के लोगों ने पश्चिमी पाकिस्तान के विरुद्ध आंदोलन किया था। तो वो आंदोलन क्यों किया था वो आपको बताना है। तो बेसिकली मैं आपको इसके 2 पॉइंट बता देता हूँ, 2 क्वेश्चन आपसे 2 पॉइंट पूछ रहा है, तो दोनों पॉइंट आपको पता होने चाहिए। तो देखिए पहला पॉइंट जो है आपका वो ये है कि उन लोगों का मानना था कि जो उर्दू भाषा है ना उनके ऊपर पश्चिमी पाकिस्तान थोपना चाहता है, और जबकि उनकी जो क्षेत्रीय भाषा है वो कौन सी थी, आप सभी को पता है, उनकी क्षेत्रीय भाषा बंगाली थी, ठीक है ना। वो बंगाली भाषा को प्राप्त करना चाहते थे या कहें अपनी शासन व्यवस्था में रखना चाहते थे, उसमें काम करना चाहते थे, स्कूलों में बोलना चाहते थे। लेकिन जो पश्चिमी पाकिस्तान है वो जबरदस्ती जो है ना पूर्वी पाकिस्तान के ऊपर अपना दबदबा दिखाते हुए उर्दू भाषा थोपा करते थे, ठीक है ना। इसके बाद हम बात करें तो बंगाली संस्कृति और बंगाली भाषा के साथ में वो दुर्व्यवहार करते थे, बुरा व्यवहार किया करते थे। फिर इसके बाद आता है प्रशासन में न्यायोचित प्रतिनिधित्व और राजनीति में
सत्ता में ना उन्हें समुचित साझेदारी नहीं दी जाती थी। यानी आप इसको ऐसे भी समझ सकते हो कि ना तो उन्हें प्रशासन में भाग लेने दिया जाता था और ना ही उन्हें सत्ता में साझेदार बनाया जाता था। तो इस प्रकार से जो पूर्वी पाकिस्तान के लोग हैं वो पश्चिमी पाकिस्तान से नाखुश थे। तो ये 2 कारण आप बता सकते हो। इसके बाद आपका अगला क्वेश्चन है गाइस, वो ये है कि 1971 के आम चुनावों में विपक्षी गठबंधन के पास क्या कार्यक्रम था? देखिए गाइस, 1971 के आम चुनाव यानी आप समझ लीजिए इंदिरा गांधी के जीतने के बाद दोबारा से चुनाव हुए 1971 में। तो उस समय तक इंदिरा गांधी बहुत सारी समस्याओं से गुजर रही थी और भारत खुद एक बहुत सारी समस्याओं से गुजरता हुआ आ रहा था। तो आपको ये इस क्वेश्चन में बताना है कि 1971 के आम चुनावों में विपक्षी गठबंधन के पास क्या कार्यक्रम था, कैसे वो इंदिरा गांधी को हटाना चाहते थे। तो आप बताओगे कि विपक्षी गठबंधन के पास पहली बात तो कोई संगठित कार्यक्रम नहीं था, यानी उनको पता ही नहीं था। जो गठबंधन बनाया था बेसिकली गैर कांग्रेसवाद के नाम से, आप जानते हो कि उन्होंने जो गैर कांग्रेसवाद के नाम से गठबंधन तो बना लिया, ठीक है ना, किसी भी प्रकार से इंदिरा को हराने के लिए गठबंधन तो बना लिया, लेकिन वो यही पूछ रहा है कि उस गठबंधन का कार्यक्रम क्या था, कैसे काम करना है उसे। तो आप बताओगे कि उसका कोई कार्यक्रम नहीं था, उन्होंने कोई प्लान ही नहीं बनाया था कि अगर हम जीत गए तो सरकार कैसे चलाएंगे। उनका सिर्फ एक प्लान था कि इंदिरा को हटाओ, इंदिरा गांधी को हराना, ये उनका कार्यक्रम था। ठीक है, तो बहुत सारे क्वेश्चन यहीं से आप आने वाले क्वेश्चनों के लिए आधार प्राप्त कर लोगे। देखिए आसानी हो जाएगी आपको आने वाले क्वेश्चनों को समझने में। आप समझते चलिए। अभी 1971 के आम चुनावों में चुनावी गठबंधन में कौन-कौन से दल सम्मिलित थे, यानी कहें जो ग्रैंड अलायंस बनाया गया था। आप सभी को पता है ग्रैंड अलायंस बनाया गया था इंदिरा गांधी को हराने के लिए। तो आपको बताना पड़ेगा कि उसके अंदर मुख्य तौर पर कौन-कौन से राजनीतिक दल थे। तो आप बताओगे कि 1971 में जो इंदिरा गांधी को हराने के लिए ग्रैंड अलायंस बनाया गया था उसके अंदर गैर साम्यवादी और गैर कांग्रेसी विपक्षी दलों द्वारा बनाया गया एक गठबंधन था और इसी गठबंधन को हम ग्रैंड अलायंस के नाम से जाना जाता है। यानी इसमें गैर साम्यवादी लोग थे और गैर कांग्रेसी जो विपक्षी लोग थे उन सबको शामिल किया गया था। ठीक है ना। तो अगला क्वेश्चन है आपका, जाकिर हुसैन की मृत्यु के पश्चात तुरंत लगातार 2 राष्ट्रपति जो बने उनका नाम बताइए। देखिए गाइस, आपको पता है ना जाकिर हुसैन की मृत्यु के बाद इंदिरा गांधी जी जो चाहती थी वो चाहती थी कि बाबू जगजीवन राव प्रधानमंत्री राष्ट्रपति के रूप में मनोनीत किए जाएं, परंतु जो कांग्रेस ओ थी, या आप इसको कह सकते हैं कांग्रेस ओल्ड, या आप इसको कह सकते हो सिंडिकेट। ठीक है, तीनों नामों से आपको मैंने बता दिया। सिंडिकेट, तो ये सिंडिकेट भी समझ सकते हो आप इसको। तो वो लोग चाहते थे नीलम संजीवा रेड्डी राष्ट्रपति बने, जबकि इंदिरा गांधी के जब प्रस्ताव को बाबू जगजीवन राव के मानने से मना कर दिया कांग्रेस ओ ने, तो इंदिरा गांधी ने भी जो सिंडिकेट है उसके द्वारा नाम सुझाया गया था नीलम संजीवा रेड्डी को, उन्होंने भी उसमें अपनी दिलचस्पी नहीं दिखाई और इस प्रकार से इंदिरा गांधी ने नीलम संजीवा रेड्डी के विरुद्ध एक अपना खुद का स्वतंत्र कैंडिडेट, कह लीजिए आप, स्वतंत्र कैंडिडेट खड़ा कर दिया जिसका नाम था वीवी गिरी। ठीक है ना। तो वीवी गिरी को लेकर के या फिर कहीं राष्ट्रपति पद को लेकर के कांग्रेस के अंदर फूट भी पड़ी, हम आगे चर्चा करेंगे। लेकिन अभी आपका जो क्वेश्चन ये है कि जाकिर हुसैन की मृत्यु के पश्चात लगातार जो दो राष्ट्रपति बने थे लगातार भारत के, उनका नाम बताइए। तो आपको नाम इस तरीके से बताना है कि बीबी गिरी और फखरुद्दीन अली अहमद, ये 2 लगातार राष्ट्रपति बने जाकिर हुसैन की मृत्यु के पश्चात। इसके बाद आपको अगला क्वेश्चन बताना है कि 1971 में जो प्रिवी पर्स को समाप्त करने के लिए भारत सरकार ने कौन सी संवैधानिक प्रक्रिया अपनाई और क्यों। देखिए गाइज, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मैं आपको बताते चलता हूं। जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है उसको जरूर ध्यान रखा करो कि जो 1971 में प्रिवी पर्स था, प्रिवी पर्स आप सभी को पता है कि जब 1947 में इंग्लैंड भारत छोड़ करके गया तो 3 कॉन्सेप्ट सभी को पता करके गया था कि जो देश से अलग होना चाहती हैं रियासतें वो अलग हो सकती हैं, जो रियासतें भारत देश में शामिल होना चाहती हैं वो भारत देश में हो सकती हैं, और जो रियासतें जो है पाकिस्तान में मिलना चाहती हैं वो पाकिस्तान में मिल सकती है। यानी 3 ऑप्शन देके करके गए थे वो, और उन ऑप्शनों के विरुद्ध बहुत सारे राजाओं ने भारत के साथ में मिलना स्वीकार किया और बहुत सारे प्रलोभनों के बाद स्वीकार किया। यानी उनको बहुत सारी बातें ये कह करके शामिल किया गया कि अगर आप भारत में बने रहोगे तो आपको प्रत्येक जो बरस है वो 1 लाख रुपए जो है ना प्रीवी पर्स दिया जाएगा। यानी आपकी कहते हैं ना रहने के लिए, आपकी शौक मौज को पूरा करने के लिए खर्चा गवर्नमेंट देगी आपको। ठीक है ना, जिसको यूज करके आप अपनी आवश्यकताओं को पूरा कर सकते हैं। एक तरीके से क्षतिपूर्ति थी
ये देशी रियासतों को भारत में मिलाने के लिए राजाओं को दिया जाने वाला भत्ता था, जो गवर्नमेंट दिया करती थी किनको, राजाओं को भारत में शामिल होने के बदले। तो क्या हुआ 1971 में इंदिरा गांधी इसको खत्म करना चाहती थी। तो खत्म कैसे किया गया और क्यों किया गया, ये आपको बताना पड़ेगा, ठीक है ना। तो आप बोलोगे कि इसको जो खत्म किया गया वो संवैधानिक प्रक्रिया के द्वारा किया गया, ठीक है ना। संवैधानिक प्रक्रिया के द्वारा किया गया। अगर ये बड़ा आ जाए, 4 नंबर में आ जाए, जो मैंने अभी आपको सारी बातें बताई वो सारी लिख दोगे आप, तो ये बड़ा हो जाएगा। जैसे अभी मैं बताया था ना कि क्या है प्रीवी पर्स वगैरह वगैरह, सारी चीज बता देना आप इसमें, तो आपका ये क्वेश्चन 4 में बन जाएगा। अगर 1 नंबर में आए, 2 नंबर में आए, तो ये सफिशिएंट है, आपको इससे पूरे नंबर मिलेंगे, क्योंकि ये पॉइंट है। यानी ये सारा है, अगर इसको ये एक्सप्लेन कर दोगे तो ये 6 नंबर का भी हो सकता है। अगर आपको करने का जो है तजुर्बा आता है, आपके पास नॉलेज है, तो आप इसको बड़ा भी कर सकते हो। हालांकि अभी मैं आपको बता रहा हूं कि ये 2 नंबर के हिसाब से अगर आ जाए तो कैसे लिखना है। तो आप बोलोगे कि प्रीवी पर्स को भारत के अंदर संविधान के संशोधन के द्वारा हटाया गया, संविधान में संशोधन किया गया और इसको हटा दिया गया। क्योंकि अब बोलेगा क्यों, तो आप बोलना था इंदिरा गांधी का, क्योंकि ये भारत के अंदर समानता के और साथ ही सामाजिक न्याय के विरुद्ध था। यानी हमारे समानता का सिद्धांत का ये अनफॉलो करता था और हमारे देश के अंदर न्याय स्थापित करने की रास्ते में ना ये बाधा था। इसको ये कह करके इंदिरा गांधी ने हमारे संविधान के अंदर संशोधन करके खत्म कर दिया। तो गाइज ये बहुत महत्वपूर्ण कदम था इंदिरा गांधी का, जिसके बाद इंदिरा गांधी बहुत प्रसिद्ध हो गई और ये भी कारण बना इंदिरा गांधी के 1971 में चुनाव जीतने का, ठीक है ना। याद रखना है आपको ऐसी चीजों के बारे में। फिर इसके बाद हम बात करें, ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है ही, मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया था कि ये क्वेश्चन आने ही आना है, यहाँ से क्वेश्चन बनेगा ही बनेगा कि भारत ने परमाणु विस्फोट कब किया अपना पहला। तो आप सभी को पता है कि पहला जो परमाणु विस्फोट किया था 1974 के अंदर, तारीख थी 11 मई और 13 मई। मैंने बताया कार्यक्रम का क्या नाम था, तो आपका आंसर था स्माइलिंग बुद्धा, ठीक है ना। तो ये हमारा कार्यक्रम था जो चलाया जा रहा था 1971 में, विस्फोट करने के लिए परमाणु, ठीक है ना। तो इस तरीके से आपको तारीख भी याद हो गई। हालांकि मैं आपको साथ के साथ दूसरा ही बता देता हूँ कि दूसरा जो परमाणु परीक्षण किया गया वो किया गया आपका 1998 के दौरान, ठीक है। इसके दौरान हमने 5 परमाणु परीक्षण किए थे, ये भी तारीख याद रखनी है आपको, ठीक है ना। तारीख कौन सी थी, 11 मई 13 मई, यानी 1998 को भी जब परमाणु परीक्षण किया गया था तो तारीख यही थी 11 मई और 13 मई, और 5 परमाणु परीक्षण किए गए थे। ये दूसरा परमाणु परीक्षण है, पहला 1974 में, ठीक है ना। तो इसके बाद आपको अगला जो क्वेश्चन है वो ये है कि भारत में चौथे आम चुनावों पर प्रकाश डालिए। देखिए गाइस, भारत के अंदर जो चौथे आम चुनाव थे वो 1967 में हुए। तो उसके बारे में पूछ रहा है कि क्या रहा, किसको कितनी सीटें मिली, पूरा का पूरा बताना है। तो मैं बता देता हूँ, हालांकि आप सभी को पता है, किताब पढ़ ही रहे हो आप, लेकिन आपको एग्जाम में कैसे लिखना है तो मैं आपको ये बता रहा हूँ। तो चौथे आम चुनावों में जो 1967 में हुए थे, इन चुनावों में भारतीय मतदाताओं ने कांग्रेस को वैसा समर्थन नहीं दिया जैसे पहले 3 आम चुनावों में वो दिया करती थी कांग्रेस पार्टी को। तो लोकसभा के अंदर जो 520 सीटों पर चुनाव लड़ा गया था 1967 में, उसमें से केवल कांग्रेस पार्टी को 283 सीटें ही हासिल हुई। हालांकि बहुमत तो मिल गया जैसे तैसे करके, लेकिन आपको ये पता होना चाहिए कि कांग्रेस पार्टी 8 राज्यों की विधानसभाओं को हार गई। यानी उसमें जो है ना 1967 के चुनावों के अंदर कांग्रेस पार्टी को 8 विधानसभा चुनावों में हार का सामना करना पड़ा। इससे पहली बार भारत के अंदर गैर कांग्रेसवाद की जो लहर चली थी तथा राज्यों में कांग्रेस का एकाधिकार समाप्त हो गया। यानी अगर आप कहोगे तो इसका पीछे का कारण क्या था, तो आप बोलोगे जो गैर कांग्रेसवाद का नारा दिया गया था राम मनोहर लोहिया के द्वारा, तो उसने भी इसमें महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। साथ में अगर हम देखें तो इसके बाद से कांग्रेस पार्टी राज्यों के अंदर लगातार चुनाव हारती चली गई। तो ये बेसिकली चौथे आम चुनाव हैं जिसके अंदर कांग्रेस की स्थिति को पूरा आपको एक्सप्लेन करना है कि क्या स्थिति रही। कांग्रेस पार्टी 520 में से 200 सीटें जीत तो गई, लेकिन उनका मत प्रतिशत बहुत खत्म हुआ और साथ में 8 राज्यों को भी वो हार गई, ठीक है ना। इसके बाद आपका 1969 में राष्ट्रपति चुनाव पर प्रकाश डालो से संबंधित प्रश्न है, ठीक है ना। आपको ये बताना पड़ेगा कि जो 1969 में राष्ट्रपति पद का चुनाव हुआ था, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आप सभी को पता है ये एक ऐसा कारण बना जो कांग्रेस में विभाजन का भी कारण बना, ठीक है ना। क्योंकि इसके अंदर यानी कहें 1969 में जो राष्ट्रपति पद के चुनाव होने थे उसके अंदर कांग्रेस ओ और कांग्रेस आर, उन दोनों के बीच में स्पष्ट प्रतिद्वंदिता देखी जा रही थी कि किस प्रकार से दोनों ही पक्ष अपने अपने राष्ट्रपति को बनाने के पक्ष में थे कि हम अपना राष्ट्रपति बनाना चाहते हैं। देखिए गाइस, आपको यहाँ पर थोड़ी सी टेक्निकल चीजें समझनी होंगी, ठीक है ना। वो ये है कि इंदिरा गांधी को जो 1967 में जो चुनाव हुए थे ना,
उसके अंदर जिसमें उसको 283 सीटें मिली थी 520 में से। तो उसकी स्थिति का अनुभव हो गया था। देखिए कुछ चीज़ें मैं बताने वाला हूँ, ध्यान से सुनना कि 1967 के चुनावों में इंदिरा गांधी को ये अनुभव हो गया था कि अगर हमको इतनी कम सीटें मिलेंगी तो सरकार कैसे चलेगी। फिर उन्होंने ध्यान दिया, वो ये है कि इंदिरा गांधी ने, गाइस क्या हुआ, इंदिरा गांधी ने 1967 के जो चुनाव थे ना, उन चुनावों में एक चीज महसूस कर ली थी। वो क्या थी कि 520 में से जब उसे 283 सीटें मिली, तो उसने सोचा कि अगर भविष्य के अंदर दोबारा प्रधानमंत्री के चुनाव हुए और ये सीटें और कम हो गई और गठबंधन की सरकार बनी और जब प्रधानमंत्री पद को लेकर के दावेदारी पेश करने का मौका आया, तो ऐसी स्थिति में इंदिरा गांधी को स्पष्ट रूप से पता था कि राष्ट्रपति की भूमिका बहुत महत्वपूर्ण होती है। और इंदिरा गांधी चाहती थी कि अगर ऐसी स्थिति आए, जो 1971 में चुनाव होने और किसी एक पार्टी को बहुमत ना मिल पाए या फिर कहीं बड़ी मुश्किल से बहुमत के आसपास रहा जाए, तो ऐसी स्थिति में इंदिरा गांधी चाहती थी कि कोई ऐसा राष्ट्रपति हो जो इंदिरा गांधी के नाम का समर्थन करे। और इसी को ध्यान में रखते हुए इंदिरा गांधी जी ने क्या किया, 1967 में जो कांग्रेस ओ थी, उसके द्वारा जो नाम सुझाया गया था राष्ट्रपति पद के लिए, उससे नाखुश हो गए और उन्होंने बोला ये नहीं होगा भाई, मेरा जो है राष्ट्रपति होगा या फिर कहीं मेरा जो सिलेक्ट किया गया नाम है वो राष्ट्रपति बनेगा। और इस प्रकार से हम देखें तो 1967 का जो राष्ट्रपति पद का चुनाव का जो घटना थी, वो कांग्रेस विभाजन का एक मूल कारण थी। साथ ही इंदिरा गांधी की आप दूर की समझ को भी देख सकते हो कि कितनी दूर तक वो सोच रही थी। तो आपको प्रकाश डालना है तो मैं आपको बताता हूँ ये पूरा का पूरा टॉपिक पेपर में लिखना कैसे। देखिए मैं आपको पीछे की चीजें भी बताता चल रहा हूँ, तो आपको ये समझ दे सके कि बेसिकली इंदिरा गांधी क्यों राष्ट्रपति के लिए लड़ रही थी, क्या जरूरत थी उनको राष्ट्रपति को लेकर के अपने इतने सहयोगी लोगों से लड़ने की। क्योंकि अगर सहयोगी वही थे जिन्होंने इंदिरा गांधी को जिताया भी था चुनावों के अंदर। आपको पता है ना, जब नेहरू जी की मृत्यु के बाद शास्त्री जी की मृत्यु हुई और शास्त्री जी की मृत्यु के बाद दोबारा से प्रधानमंत्री पद का चुनाव हुआ, तो इन्हीं लोगों ने उनको जिताया था। तो वो इनसे क्यों लड़ रही थी, क्योंकि उनको पता था कि स्थिति कुछ भी हो सकती है और उस स्थिति में से कैसे बाहर आया जाए, उसको ध्यान में रख करके इंदिरा गांधी जी राष्ट्रपति पद को ध्यान में रखना चाहती थी। ठीक है ना, अब आपको जरूर समझ में आ गया होगा कि क्यों लड़ रही थी वो राष्ट्रपति के लिए। तो हम बात करें 1969 में राष्ट्रपति पद के उम्मीदवार को लेकर के कांग्रेस में मतभेद था। प्रधानमंत्री श्रीमती गांधी ने पार्टी की संसदीय बोर्ड की बैठक में बाबू जगजीवन राम का जो है राष्ट्रपति पद के लिए नाम उठाया था, परंतु सिंडिकेट जो है ना इसका विरोध कर रहे थे कि भाई जगजीवन राम नहीं होने चाहिए। और फिर सिंडिकेट ने क्या किया कि भाई हमारा जो कैंडिडेट होगा राष्ट्रपति का या फिर कहीं कांग्रेस का, उसका नाम होगा नीलम संजीवा रेड्डी। ठीक है, तो उन्होंने बोला कि भाई ये हमारा राष्ट्रपति होगा, नाम उन्होंने अनुमोदित कर दिया कि भाई कांग्रेस की तरफ से जो कैंडिडेट होगा वो नीलम संजीवा रेड्डी होंगे। तो कांग्रेस ने तो इसे स्वीकार कर लिया, परंतु इंदिरा गांधी इससे संतुष्ट नहीं हुई तथा उन्होंने राष्ट्रपति पद के लिए जो है ना वीवी गिरी का समर्थन किया तथा वीवी गिरी चुनाव जीत गए। देखिए गाइस, मैं आपको बताऊं, जितनी आसान शब्दों में मैंने इसको बता दिया ये उतना आसान है ही। ठीक है, इसमें ज्यादा समझना नहीं है कि वीवी गिरी बेसिकली स्वतंत्र कैंडिडेट थे जिसको बाहर से सपोर्ट कर रही थी इंदिरा गांधी। और आपको इसमें पढ़ा भी होगा व्यूप क्या होता है, ये सब चीजें आपको मैं बताता चलूंगा, क्योंकि आपको पता है ना व्हीप, बेसिकली ये व्हीप जारी किया था निजलिंगप्पा ने। आपको याद रखना है निजलिंगप्पा। तो उन्होंने बोला कि भाई सभी जो कांग्रेस ओ ने नाम सुझाया है ना नीलम संजीवा रेड्डी, उसको सपोर्ट करेंगे। बेसिकली व्हीप क्या होता है, व्हीप एक ऐसा प्रस्ताव होता है जो संसद के अंदर अध्यक्ष लाता है और जो अध्यक्ष कहता है वही सारे सदस्यों को करना पड़ता है। ठीक है ना, तो यानी जो लोकसभा के अध्यक्ष थे निजलिंगप्पा, उन्होंने व्हिप जारी किया कि हम सभी कांग्रेस के जो लोग हैं वो नीलम संजीवा रेड्डी को वोट करें राष्ट्रपति के लिए। लेकिन इंदिरा गांधी ने एक बैठक की और एक बैठक के अंदर सिर्फ एक बात कही कि सभी अपनी अंतरात्मा की बात सुने और अंतरात्मा के आधार पर जिसको वोट डालना चाहते हैं वोट डालें। तो क्या हुआ कि वोट डाले गए और वोट के अंदर जो नीलम संजीवा रेड्डी थे, कांग्रेस का ऑफिशियल नाम, वो चुनाव हार गए और वीवी गिरी जिसको सब लोग बाहर से सपोर्ट कर रहे थे वो राष्ट्रपति पद का चुनाव जीत गए। यानी पहली बार ऐसा हुआ जिसके अंदर राष्ट्रपति पद को लेकर के साफ साफ देखा जा सकता था कि कांग्रेस के अंदर फूट पड़ चुकी है। सो गाइज, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक था, बिल्कुल विस्तार पूर्वक समझाया मैंने आपको। और अगर फिर भी डाउट रह जाए तो फिर वही चीज कमेंट में लिखिए, जरूर जवाब दूंगा। देखिए
गरीबी हटाओ की राजनीति पर प्रकाश डालो। यानी जो गरीबी हटाओ का नारा दिया इंदिरा गांधी ने 1971 में, तो वो बताना है कि क्यों दिया, क्या परिस्थितियां थी। हालांकि आप सभी को पता है, मैं पढ़ देता हूं कि गरीबी हटाओ का नारा 1971 के 5वें लोकसभा चुनावों के दौरान श्रीमती इंदिरा गांधी के द्वारा दिया गया था। श्रीमती इंदिरा गांधी ने गरीबी हटाओ नारे के अंतर्गत जो है ना, गरीबों के निरंतर विकास की बात की थी। उन्होंने बोला कि हम गरीबों का निरंतर विकास करेंगे। और ऐसा नहीं है कि इंदिरा गांधी ने सिर्फ नारा ही दिया था, काम भी शुरू कर दिए थे उन्होंने। गरीबी हटाओ के कार्यक्रम शुरू किया, जिसके अंतर्गत उन्होंने क्या किया, 1970-71 के अंदर नीतियां बनानी शुरू कर दी, और जिसके माध्यम से गरीबों के विकास के कार्यक्रमों पर उन्होंने अधिक से अधिक धन दिया। और भारत के अंदर जो झुग्गी झोंपड़ियां थी, उन झुग्गी झोंपड़ियों के लोगों को उन्होंने पक्के मकान, 50-50 गज के मकान देने स्टार्ट कर दिए। इससे क्या हुआ कि लोगों को अब लगा कि हाँ, वाकई में भाई इंदिरा गांधी सीरियस है गरीबों को लेकर के। और इस प्रकार से गरीबी हटाओ का जो नारा था इंदिरा गांधी जी के लिए वाकई में एक संजीवनी साबित हुआ। और बहुत बड़े स्तर पर गरीबी हटाओ के नारे के परिणाम स्वरूप जो भारत के गरीब था, एक बहुत बड़ा तबका था जो भारत के अंदर मतदाता था, जो वोट डालता था, उन्होंने जो है ना इंदिरा गांधी को सपोर्ट करना शुरू किया। और इससे क्या हुआ, इससे मतदाताओं को यह आभास हुआ कि कांग्रेस पार्टी वास्तव में गरीबों की गरीबी दूर करना चाहती है। अतः उन्होंने बाकी सभी दलों को हराते हुए श्रीमती इंदिरा गांधी को और उनके दलों को बहुत भारी मतों से विजय बनाया, यानी सीटें बहुत मिली उनको। ठीक है ना। तो आपको इंदिरा का गरीबी हटाओ का नारा पूरा पता चल चुका है कि क्यों दिया। उसके पीछे के लिए उन्होंने खाली नारा ही नहीं दिया, काम भी किए। ठीक है ना। इसके बाद बात करें 1971 में कांग्रेस आर का नेतृत्व कौन कर रहा था। कांग्रेस आर मतलब कांग्रेस नई वाली, जो कांग्रेस जिसका नेतृत्व कर रही थी। आपका आंसर, ये क्वेश्चन पूछा जाता है तो आंसर होगा आपका श्रीमती इंदिरा गांधी जी। इंदिरा गांधी कांग्रेस आर का नेतृत्व कर रही थी। इसके बाद हम बात करें, इधर ही समझ लीजिए कांग्रेस ओ का नेतृत्व कौन कर रहा था, तो आप मोरारजी देसाई बोलोगे। हालांकि अध्यक्ष कौन था, वो सिंडिकेट का, तो सिंडिकेट अलग है, कांग्रेस आर मतलब कांग्रेस ओ अलग है। ठीक है ना। तो कांग्रेस ओ का जो अध्यक्ष था तो आप बोलोगे वो थे मोरारजी देसाई। ठीक है। और कांग्रेस आर के जो अध्यक्ष थे वो थी इंदिरा गांधी जी। ठीक है ना, इतना याद रखना है आपको। 1969 के राष्ट्रपति पद के चुनावों के अवसर पर किस नेता ने खुलेआम अंतरात्मा की आवाज पर वोट डालने को कहा था। अभी अभी मैं बता करके आया हूं, श्रीमती इंदिरा गांधी ने ही खुलेआम कहा था कि किसी की मत सुनो। चाहे व्हीप जारी कर दिया गया है, चाहे हमारे जो है बहुत महत्वपूर्ण महत्वपूर्ण नेता बोल रहे हैं कि आप जाकर के नीलम संजीवा रेड्डी को वोट दीजिए, लेकिन आप अपनी अंतरात्मा का आवाज सुनिए। और उसकी आवाज जो कहती है, अगर आपको कहती है, आपका दिल कहता है कि हाँ हमें वोट वीवी गिरी को देना चाहिए, तो आप जाकर के वीवी गिरी को दीजिए, मैं आपको फोर्स नहीं करूंगी। तो लोगों ने जाकर के अपनी मर्जी से वीवी गिरी को वोट दे दिया और कांग्रेस को हार गई। और नीलम संजीवा रेड्डी जो उनके ऑफिशियल कैंडिडेट थे वो भी चुनाव हार गए। ठीक है। इसके बाद आपका अगला क्वेश्चन है कि किन्हीं 4 राज्यों के नाम लिखिए जहां 1967 के चुनावों के बाद गैर कांग्रेसी सरकार बनी थी। मैंने बताया ना कि देखिए बहुत सारी चीजें आपको पता चल चुकी हैं। अब सिर्फ मैं आपको पढ़ करके सुनाता हूं। 1967 के चुनावों के अंदर पता है ना आपको कि लोकसभा में भी और विधानसभाओं में भी कांग्रेस को बहुत कम वोट और सीटें भी मतलब मिल रही थी। और कुछ राज्य तो ऐसे थे, हम बात करें कि 8 राज्य हार गई कांग्रेस। ठीक है ना। तो वो कह रहा है कि किन्हीं 4 राज्यों के नाम बता दीजिए, तो आप बता दीजिए पंजाब, राजस्थान, उत्तर प्रदेश, पश्चिम बंगाल, ये 4 राज्य कांग्रेस हार गई। ठीक है ना। इसके बाद आपका अगला क्वेश्चन है कि विभाजन कांग्रेस का वो कब हुआ, तो आंसर आपका है 1969 में कांग्रेस का विभाजन हुआ था। तारीख याद रखनी है, 1969 में कांग्रेस का विभाजन हुआ था। इसके बाद आपका अगला क्वेश्चन है 1971 में लोकसभा के आम चुनावों के पश्चात सत्ता में आए गठबंधन में शामिल 2 प्रमुख राजनीतिक दल कौन थे। देखिए गाइस, दोबारा से मैं आपको बता रहा हूं कि जो 1971 में चुनाव हुआ और उसके अंदर इंदिरा गांधी जीती। और इंदिरा गांधी जो है ना, एक गठबंधन भी था उनका। अब वो गठबंधन के 2 पार्टी बतानी है आपको कौन कौन सी थी। तो एक तो इंदिरा होने वाली है और दूसरी भारतीय साम्यवादी दल के साथ में उन्होंने गठबंधन किया था। ठीक है ना। तो ये गठबंधन बहुत इंपॉर्टेंट था क्योंकि इंदिरा गांधी जो है ना और साथ ही कांग्रेस जो है साम्यवादी दलों से अक्सर दूर रहा करती थी। लेकिन ये गठबंधन इसलिए महत्वपूर्ण था कि पहली बार इंदिरा गांधी जी ने या फिर कहीं कांग्रेस ने साम्यवादी दलों के साथ में गठबंधन भी किया था। ठीक है। इसके बाद अगर हम बात करें इसके कांग्रेस के विभाजन के संदर्भ में सिंडिकेट से क्या अभिप्राय है, मतलब आपको बताना है कि जो कांग्रेस का विभाजन हुआ उसने सिंडिकेट की उसके अंदर क्या योगदान है, क्या है सिंडिकेट। बार बार सुन रहे हैं कांग्रेस का विभाजन में सिंडिकेट का हाथ था। तो अब सिंडिकेट बतानी है, तो हम बताइए सिंडिकेट जो है ना, बेसिकली मैं पहले ही बता चुका हूं, कांग्रेस के अंदर अनुभवी लोगों का एक दल था, एक समूह था, जिनके अध्यक्ष के कामराज थे। और उसमें शामिल लोग मैं और भी बताता हूं
एस के पाटिल भी थे और अतुल्य घोष थे, निजलिंगप्पा थे, मैं बता चुका हूँ ना। तो ये सारे के सारे अनुभवी लोग थे जो कांग्रेस के अंदर थे। और सिंडिकेट जो है ना सदैव इंदिरा गांधी को जो है ना हराना चाहता था, उनका विरोध करता था, जिसके कारण से 1969 में ये विरोध इतना बढ़ गया कि कांग्रेस का विभाजन हो गया। और मैंने बताया ना विरोध क्यों बढ़ता चला गया, तो बहुत सारे मुद्दे हम पढ़ेंगे। 6 नंबर में क्वेश्चन आता है, वो हमेशा आता है, मैं आपको बता दूंगा उस क्वेश्चन को, अभी आगे आएगा। अभी आपको इतना याद रखना है कि ये क्या था सिंडिकेट, आपको पता चल चुका है। इसके बाद 1969 के चुनावों में कांग्रेस का जो आधिकारिक उम्मीदवार था, यानी कांग्रेस पार्टी ने किसको उम्मीदवार बनाया था, तो आधिकारिक उम्मीदवार तो आपका नीलम संजीवा रेड्डी ही था, ठीक है ना, जिसको कांग्रेस ओ ने बनाया था और बाहर से समर्थन किया था इंदिरा गांधी जी ने वीवी गिरी का। इसके बाद बात करें लोकसभा के प्रथम आम चुनाव कब हुए, तब आपका आंसर हो जाएगा 1971 में। 1 नंबर में क्वेश्चन अक्सर आ जाता है, तारीख याद रखनी पड़ती नहीं, सन याद रखना पड़ता है आपको, ठीक है ना। इसके बाद हम बात करते हैं कि कांग्रेस पार्टी के विभाजन के पश्चात कांग्रेस ओ और कांग्रेस आर का प्रतिनिधित्व किसने किया। हालांकि पहले आर से संबंधित क्वेश्चन आया था, दोनों मैंने आपको बता दिए थे कि कांग्रेस जो ओ था उसका जो अगुवाई की थी कांग्रेस ओ की, वो की थी सिंडिकेट ने, और कांग्रेस आर जो था उसकी अगुवाई या कहें उसका प्रतिनिधित्व इंदिरा गांधी ने किया था, ठीक है ना। इस तरीके से आप बता सकते हो इस क्वेश्चन को। इसके बाद अगला क्वेश्चन है कि 1971 में जो इंदिरा गांधी चुनाव जीती, तो उनके चुनाव जीतने के पीछे के मुख्य कारण क्या थे। तो हालांकि मैं आपको बताऊंगा ये विस्तार पूर्वक भी, लेकिन अभी आपको ये याद रखना है कि 1 नंबर में आ जाए तो, हालांकि मैंने यहाँ पर बहुत सारे पॉइंट लिख दिए हैं, आप इनको अगर एक्सप्लेन कर दोगे तो ये 6 नंबर का क्वेश्चन हो जाएगा, लेकिन अगर आप इनमें से कोई भी 2 याद रख सकते हो तो आपका ये क्वेश्चन पूरा हो जाएगा। तो एक तो इंदिरा गांधी का चमत्कारी नेतृत्व था, कांग्रेस की समाजवादी नीतियां थी, क्योंकि 1971 के बाद या कहें 1971 के दौरान जो है कांग्रेस जो है ना वो अपना रुख समाजवाद की तरफ ज्यादा मोड़ रही थी, तो गरीब उनके साथ होते चले गए। फिर गरीबी हटाओ का नारा, प्रिवी पर्स की समाप्ति, भूमि सुधार भी किया उन्होंने, फिर भारत पाकिस्तान युद्ध को से भी उनको इस चीज का लाभ मिला। तो इस प्रकार से अगर आप देखो तो ये बहुत महत्वपूर्ण कारण है जो इंदिरा गांधी की विजय में जो है ना महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं, ठीक है ना। इसके बाद आपका अगला क्वेश्चन ये है कि ऐसे 2 विपक्षी पार्टियों के नाम लिखिए जो 1971 में जो बना ग्रैंड अलायंस था का हिस्सा थे। यानी जो ग्रैंड अलायंस बना था, दोनों विरोधी पार्टियां थी, विपक्षी पार्टियां, वो बतानी है कौन। जो इंदिरा गांधी को हराने के लिए ग्रैंड अलायंस बना था ना, उसकी जो 2 पार्टियां थी, तो आप बता सकते हो भारतीय जनसंघ और स्वतंत्र पार्टी। ये दोनों जो है ना इंदिरा को हराने के लिए एक जो विपक्षी गठबंधन बना था जिसका नाम था ग्रैंड अलायंस, उसके सहयोगी थी, ठीक है ना। इसके बाद अगर हम बात करें तो आरंभिक वर्षों में कांग्रेस का जो चुनाव चिन्ह वो क्या था, जब शुरुआत हुई कांग्रेस की चुनाव लड़ने की तो उनका चुनाव चिन्ह क्या था। तो आप बोल सकते हो कि आरंभिक वर्षों में कांग्रेस पार्टी का जो चुनाव चिन्ह था वो 2 बैलों की जोड़ी था, बाद में उनका चुनाव चिन्ह हाथ हुआ, ठीक है ना। तो ये याद रखना पड़ेगा आपको। इसके बाद आपका अगला क्वेश्चन है कि राम मनोहर लोहिया ने गैर कांग्रेसवाद के पक्ष में क्या तर्क दिए। तो मैं पहले ही बता चुका हूं कि राम मनोहर लोहिया ने जो गैर कांग्रेसवाद का नारा दिया था, उसने बताया कि ये जो है ना कांग्रेस अब अलोकतांत्रिक हो चुकी है, गरीब लोगों के विरोध में है, और इसीलिए कांग्रेस जो है ना को हमें सबको मिलकर के हराना होगा और पूरे गैर कांग्रेसी दलों को एक साथ लाना होगा ताकि गरीबों के हक में लोकतंत्र स्थापित किया जा सके। तो ये बेसिकली ये मांग की थी गैर कांग्रेसवाद के माध्यम से राम मनोहर लोहिया ने, या फिर कहीं तर्क प्रस्तुत किया था कि गैर कांग्रेसवाद हमें क्यों हरानी चाहिए, क्यों सारे विपक्षी लोगों को एक साथ आना चाहिए। उन्होंने ये बोला क्योंकि कांग्रेस जो है वो अलोकतांत्रिक हो चुकी है और साथ में वो लोगों के हित में नहीं सोचती है, गरीबों के। अगर हमें लोकतंत्र चाहिए, गरीबों को बारे में सोचना है, तो हम भले ही विपक्षी दल हैं, हमारी सोच अलग अलग है, अगर हमें कांग्रेस को हराना है तो हमें एक साथ आना होगा, और यही जो था वो गैर कांग्रेसवाद के नाम से जाना गया, ठीक है ना। इसके बाद गाइज आपका अगला क्वेश्चन है कि 1971 के लोकसभा चुनावों में कांग्रेस पार्टी को कितनी सीटें मिली। गाइज ये आपको याद रखना है कि 352 सीटें 1971 के आम चुनावों में कांग्रेस पार्टी को दोबारा से मिली थी। फिर इसके बाद आपका अगला क्वेश्चन है कि 1969 में कांग्रेस पार्टी के विभाजन के प्रमुख कारण क्या थे, यानी क्यों 1969 में कांग्रेस पार्टी टूटी। तो आपको ये बताना पड़ेगा कि क्यों टूटी या विभाजन हुआ। तो 2 कारण बताता हूं मैं आपको। पहला कारण जो था वो ये कहोगे कि 1967 में जो चुनाव में मिली हार, जो 1967 के चुनाव हुए थे उसमें जब हार मिली थी, तो जो कांग्रेसी दक्षिणपंथी दलों के साथ में थे, जबकि कांग्रेस वामपंथी दलों के साथ में समझौता का समर्थन कर रहे थे, जिससे कांग्रेस के अंदर मतभेद बढ़ते चले गए। देखिए गाइस 1967 में जैसे ही कांग्रेस पार्टी को हार मिली, तो कांग्रेस पार्टी के कुछ लोग तो थे जो वो दक्षिणपंथियों के साथ में जाना चाहते थे, और कुछ लोग जो थे वो वामपंथियों के साथ में जाना चाहते थे। तो
उसके बाद ना कांग्रेस के अंदर मतभेद बढ़ता चला गया और इसके कारण से कांग्रेस पार्टी का ये भी एक टूट का कारण बना। फिर हम बात करें कि कांग्रेस में 1967 में होने वाले राष्ट्रपति पद के चुनावों को लेकर के मतभेद थे। देखिए ये तो गाइस है ही, ये तो है ही, क्योंकि आप सभी को पता है जो इंदिरा गांधी थी वो डॉक्टर जाकिर हुसैन की मृत्यु के बाद ना राष्ट्रपति जो बनाना चाहती थी, वो बनाना चाहती थी किसको? वीवी गिरी को। परंतु जो वहीं बात करें के कामराज या फिर कहें अन्य जो लोग थे, वो राष्ट्रपति बनाना चाहते थे किसको? वो बनाना चाहते थे नीलम संजीवा रेड्डी को। तो बेसिकली इनकी मृत्यु के बाद जो राष्ट्रपति पद का चुनाव करना था और उस चुनाव के अंदर जैसे ही बात करें कांग्रेस ओ के प्रत्याशी नीलम संजीवा रेड्डी चुनाव हारे, तो ये भी एक कारण बना कांग्रेस के विभाजन का, ठीक है ना। तो ये दो कारण मैंने आपको बिल्कुल विस्तार पूर्वक बता दिए। इसके बाद आपका अगला क्वेश्चन ये है कि सन 1971 और 72 के पश्चात भारत सरकार के समक्ष आने वाली किन्हीं दो समस्याओं को सूचीबद्ध कीजिए। यानी जो 1971 और 72 के पश्चात भी भारत के सामने जो समस्याएं आई तो आपको बताओगे। तो पहली बात तो अधिक एवं अच्छी फसल पैदा ना होना, क्योंकि 1972 के बाद भी 73-74 भी आ गया, लेकिन भारत के अंदर फसल अच्छी नहीं हुई और दूसरे शब्दों में सरकार जो है ना कृषि में असफलता ही रही, या फिर कहें कृषि में सफलता नहीं मिल रही थी भारत सरकार को भी और पूरे भारत को। तो ये भी एक समस्या ही थी जो खत्म नहीं हो रही थी। फिर गुजरात और बिहार के अंदर आंदोलन शुरू हो गए थे। तो 1971 के पश्चात गुजरात में नवनिर्माण आंदोलन और बिहार के अंदर भी आंदोलन शुरू हो गए थे और इन आंदोलनों से बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब हो रही थी इंदिरा गांधी, तो और साथ में हमारे देश की राजनीति भी। तो कुल मिलाकर के ये दो प्रमुख समस्या हैं जो सन 1971-72 के बाद जो है इंदिरा गांधी के सामने थी, ठीक है ना। और ऐसी ये वाली जो समस्या है गाइस, यानी सेकंड समस्या, ये तो इमरजेंसी का कारण भी बनी थी बाद में जाकर के। आप सभी को पढ़ोगे अगले चैप्टर में, बिल्कुल विस्तार पूर्वक पढ़ाएंगे। इसके बाद आपका अगला क्वेश्चन है कि ग्रैंड अलायंस से क्या अभिप्राय है। मैं पहले ही बता चुका हूँ, हालांकि आपको पता होना चाहिए कि ग्रैंड अलायंस क्या है। कि 1971 में कांग्रेस पार्टी को हराने के लिए जितने भी विपक्षी दल थे वो एक साथ आए थे, वो था ग्रैंड अलायंस। और आपको पता है होना चाहिए 1969 में जब कांग्रेस पार्टी को हराने के लिए जो नारा दिया गया था उसका नाम था क्या? गैर कांग्रेसवाद। इन दोनों में अंतर रखना है आपको। गैर कांग्रेसवाद, ये चीजें ना अक्सर बच्चे जो है भूल जाने की गलती करते हैं और फिर बाद में खामियाजा भुगतना पड़ता है। गैर कांग्रेसवाद 1969 और ग्रैंड अलायंस 1900 जो है ना 71 में बना था, ठीक है। 69-71 अच्छी तरीके से याद रखनी है तारीखें आपको। तो गाइज आपको बताना पड़ेगा कि 1967 के चुनावों में मिली असफलता एवं 1969 में राष्ट्रपति पद के जैसे ही चुनाव को लेकर के पूरे कांग्रेस के अंदर विभाजन हुआ, तो जिसके कारण से इंदिरा गांधी ना पूरी क्षमता के साथ में अपनी सरकार नहीं चला पा रही थी। अतः 1971 में उन्होंने क्या किया? मध्य अवधि चुनाव कराने की घोषणा कर दी कि भाई अभी हमको जल्दी से चुनाव कराने होंगे, क्योंकि अगर हमने चुनाव नहीं कराए तो ये सरकार गिर जाएगी और फिर मेरा जीतना बड़ा मुश्किल हो जाएगा। तो उन्होंने समय से पहले ही चुनाव करवा दिए। इस ग्रैंड अलायंस में भारतीय जनता पार्टी, स्वतंत्र पार्टी, भारतीय क्रांति दल और साथ में एसपी जैसी विरोधी दल शामिल थे, यानी जिनकी विचारधारा भी नहीं मिलती थी वो ग्रैंड अलायंस बनाने के लिए तैयार थे। इन दलों ने इंदिरा हटाओ का नारा भी दिया, जबकि श्रीमती इंदिरा गांधी ने गरीबी हटाओ का नारा दिया। और चुनावों में इंदिरा गांधी को भारी विजय या फिर कहें भारी जन समर्थन प्राप्त हुआ तथा ग्रैंड अलायंस को जो है ना चुनावों के अंदर भारी निराशा ही हाथ लगी। तो कुल मिलाकर के ग्रैंड अलायंस आपको समझ में आ गया होगा, इंदिरा को हराने के लिए बनाया गया था, ठीक है ना। गाइज आपका अगला क्वेश्चन है कि सिंडिकेट ने कांग्रेस पार्टी में क्या भूमिका निभाई। देखिए गाइज आपको ये याद रखना पड़ेगा कि सिंडिकेट हालांकि कांग्रेस के विभाजन का कारण भी बनी, लेकिन शुरुआत से अगर देखा जाए तो वह ये सिंडिकेट वही है जिसने इंदिरा गांधी को प्रधानमंत्री बनाया और कांग्रेस पार्टी की सरकार में चलाने में भी मदद की। तो अब आपको बताना पड़ेगा शुरू से लेकर एंड तक कि सिंडिकेट ने कांग्रेस पार्टी के अंदर क्या भूमिका निभाई। पॉजिटिव भी आएगा इसके अंदर, ठीक है ना। तो जनवरी 1966 में इंदिरा गांधी के प्रधानमंत्री बनने में सिंडिकेट की महत्वपूर्ण भूमिका थी या फिर कहीं महत्वपूर्ण भूमिका निभाई उन्होंने। अधिकांश कांग्रेसी नेताएं तथा मुख्यमंत्रियों ने इंदिरा गांधी को भारत का प्रधानमंत्री बनाना स्वीकार किया, परंतु मोरारजी देसाई स्वयं प्रधानमंत्री बनना चाहते थे। अतः उन्होंने जो है ना नेतृत्व के लिए प्रतियोगिता करने का निर्णय लिया और सिंडिकेट ने इस बात को सुनिश्चित किया कि मत विभाजन से के समय इंदिरा गांधी जी की जो है ना जीत सुनिश्चित हो जाए। यानी उन्होंने बोला कि कोई सिस्टम बनाना पड़ेगा जिससे अगर वोट बटे तो इंदिरा गांधी जी जीत जाएं। तो वोट बटे और उन्होंने पूरा सिस्टम बनाया और उस सिस्टम से क्या हुआ? इंदिरा गांधी जीत गई। अतः सिंडिकेट से ही इंदिरा गांधी कांग्रेस संसदीय दल की नेता चुनी गई। इस प्रकार श्री जाकिर हुसैन को राष्ट्रपति बनाने में तथा अलग अलग राज्यों में मुख्यमंत्री एवं राज्यपालों के संबंध में निर्णय लेने में इस गठबंधन ने
इंदिरा गांधी की साथ में कांग्रेस की बहुत ही ज़्यादा मदद की थी। और हालाँकि बाद में ये जो है कांग्रेस की गली की हड्डी भी बनी, गरम दूध बना, ना जिसे उगला जा रहा था कांग्रेस को या निगला जा रहा था। तो आप समझ सकते हो कि ये सिंडिकेट की महत्वपूर्ण भूमिका रही है कांग्रेस पार्टी के अंदर। इसके बाद अगर हम बात करें तो गाइज़ ये भी बहुत, बहुत, बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। आपको ये याद रखना पड़ेगा कि 6 नंबर का क्वेश्चन यहीं से बनने वाले हैं कि 1970 के प्रारंभिक वर्षों में इंदिरा गांधी की जो सरकार थी उसके लोकप्रिय बनाने की कोई 6 कारण बताइए। यानी जिसके कारण से इंदिरा गांधी जो है मशहूर हो गई 1970 के दशक के अंदर। फिर आपसे ये भी पूछ सकता है कि 1970 के प्रारंभिक वर्षों में इंदिरा गांधी की सरकार की लोकप्रियता बढ़ाने वाले मुख्य कारणों का विश्लेषण कीजिए। गाइस ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, फिर बोल रहा हूँ मैं। तो आप बताइए, पहला पॉइंट मैं बताता हूँ कि इंदिरा गांधी का चमत्कारी नेतृत्व। आप सभी को पता है कि इंदिरा गांधी जो है 1971 के लोकसभा चुनावों में कांग्रेस पार्टी की जीत का सबसे बड़ा कारण इंदिरा गांधी का चमत्कारी नेतृत्व था। ठीक है ना? क्योंकि 1969 में कांग्रेस के विभाजन के बाद इंदिरा गांधी ने कांग्रेस को कुशलतापूर्वक पुनर्जीवित किया और देश के विकास के लिए कई नीतियां बनाई। उन्होंने बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया तथा महाराजाओं का प्रीवी पर्स जो है बंद कर दिया। और 1971 के चुनावों में इंदिरा गांधी ने व्यक्तिगत स्तर पर मतदाताओं से संपर्क साधा तथा मतदाताओं को अपनी नीतियों और कार्यक्रमों से अवगत कराया। और ये वाकई में एक चमत्कारी नेता के रूप में उभरी कांग्रेस पार्टी के लिए। और इसीलिए कांग्रेस पार्टी के अंदर देखा जाए तो इंदिरा गांधी की लोकप्रियता बढ़ती चली गई और साथ ही देश के अंदर भी। इसके बाद हम बात करें कि क्यों जीती, क्योंकि इंदिरा गांधी की जो नीतियां थी वो समाजवादी होती जा रही थी। क्योंकि आपने सुना भी होगा कि इंदिरा गांधी दिन प्रतिदिन जो है समाजवाद की तरफ उनका झुकाव होता जा रहा था। तो 1971 के चुनावों में कांग्रेस पार्टी की जीत का एक अन्य कारण जो था ना वो महत्वपूर्ण, वो था इंदिरा गांधी का समाजवाद की तरफ जो है ना झुकाव, या फिर कहें उनके द्वारा अपनाई गई समाजवादी नीतियां। उन्होंने प्रत्येक चुनावी रैलियों में जो है ना समाजवाद के विषय पर बढ़ चढ़ करके बातें की कि भाई समाजवाद में हमें ये करना है, सबका भला करना है, मजदूरों का ये करना है। ऐसी बहुत सारी बातें की। जब किसी ने उनसे जानना चाहा कि वो समाजवाद पर कितना अधिक जोर क्यों दे रही हैं, तो इंदिरा गांधी का उत्तर था कि लोग यही सुनना पसंद करते हैं। अतः इंदिरा गांधी ने समाजवादी भाषणों तथा नीतियों से 1971 का चुनाव जीता था। यानी समाजवाद की बहुत महत्वपूर्ण भूमिका थी। किसी ने पूछा भी कि क्यों कर रहे हो, कह रहे कि लोग ही ये सुनना पसंद करते हैं तो हम कर रहे हैं। फिर गरीबी हटाओ का नारा, इसके बारे में पूरा बता चुका हूं। इसके बाद इन कांग्रेस जो है ना दल पर श्रीमती इंदिरा गांधी की पकड़ थी। यानी पूरा का पूरा सिस्टम जो था वो पकड़ थी। पहले के जो कांग्रेस पार्टी थी उसके अंदर बहुत सारे नेता हुआ करते थे महत्वपूर्ण महत्वपूर्ण। लेकिन अगर हम बात करें 1971 के अंदर जो कांग्रेस आर भी कह सकते हैं, उसके ऊपर जो है ना 1971 के अंदर इंदिरा गांधी की पूरी पकड़ थी। 1969 में कांग्रेस पार्टी के विभाजन के पश्चात इंदिरा गांधी पूरी तरीके से पार्टी पर छा गई। कांग्रेस पार्टी में कोई भी नेता उनकी आज्ञा की अवहेलना नहीं कर सकता था, उनकी अनदेखी नहीं कर सकता था। ठीक है ना? इसके बाद आपका अगला जो पॉइंट है वो ये है कि श्रीमती इंदिरा गांधी के पक्ष में जो है ना वोटों का ध्रुवीकरण हुआ। यानी 1971 के चुनावों में इंदिरा गांधी की जीत का एक अन्य कारण यह था कि इन चुनावों में ना वोटों का ध्रुवीकरण इंदिरा गांधी एवं उनकी पार्टी के पक्ष में हुआ। समाज के सभी वर्गों ने इंदिरा गांधी के पक्ष में वोट डाले। यही कारण था कि श्रीमती इंदिरा गांधी 1971 के चुनावों में ऐतिहासिक जीत दोहरा सकी। और कमजोर विपक्ष भी था, इसका महत्वपूर्ण कारण छठा पॉइंट है ये आपका। कमजोर विपक्ष भी था जो इंदिरा गांधी को एक्सपोज नहीं कर पा रहा था, उनकी आलोचना नहीं कर पा रहा था। तो इस प्रकार से ये भी छठा कारण है कि इंदिरा गांधी का लोकप्रिय होने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। इसके बाद आपका अगला क्वेश्चन है गाइस, बहुत इंपॉर्टेंट है कि 1967 में हुए चौथे आम चुनावों के समय देश में आए प्रमुख बदलावों का परीक्षण कीजिए। यानी 1967 के जो चुनाव हो गए उसके अंदर क्या बदलाव आए भारत के अंदर। तो आप बता सकते हो कि 1967 के चौथे आम चुनावों के अंदर ऐतिहासिक महत्व रखता पूरे भारत की राजनीति में। इन चुनावों में पहली बार कांग्रेस को ऐसा अनुभव हुआ कि जनता से उसकी पकड़ ढीली हो रही है। यानी पहली बार उसे महसूस हुआ कि जनता उसको अब पसंद नहीं कर रही है। इन चुनावों में भारतीय मतदाताओं ने कांग्रेस को वैसा समर्थन नहीं दिया जो पहले 3 आम चुनावों में दिया करती थी। और केंद्र में जहां कांग्रेस को मुश्किल से बहुमत मिल पाई थी, वहीं 8 राज्यों की विधानसभाओं में तो हार का सामना करना पड़ा था गाइस। और मैं बात करूं परिणाम स्वरूप 8 राज्यों में सरकार बनाने में वो असफल हो गई। उत्तर प्रदेश में उसने जोड़ तोड़ करके सरकार बनाई, परंतु अधिक समय तक वो चल नहीं पाई। केंद्र में कांग्रेस पार्टी को बड़ी मुश्किल से बहुमत हो पाया। और 1967 के चौथे आम चुनावों में लोकसभा की 520 सीटों में से गाइस कांग्रेस पार्टी को 283 सीटें मिली। तो ये था
1967 के चौथे आम चुनावों के समय राजनीतिक बदलाव या फिर कहें प्रमुख बदलाव जो आ रहे थे, तो इनका परीक्षण भी आपने कर लिया। इसके बाद आपका अगला क्वेश्चन है कि दोपहर का भोजन योजना स्कूलों में किसके द्वारा शुरू की गई थी? तो आप बताओगे कि मिड डे मील योजना जो है भारत के अंदर के कामराज के द्वारा भारत के अंदर शुरू की गई थी। के कामराज नाम याद रखना है, ये पेपर में पूछा गया क्वेश्चन है। इसके बाद आपका अगला क्वेश्चन है गाइस, वो ये है कि 1969 में कांग्रेस के विभाजन के क्या कारण थे? जो कांग्रेस टूटी, 6 नंबर में क्वेश्चन पूछेगा। मैंने बताया था ना आपसे कि मैं बताऊंगा आगे, तो क्वेश्चन आ गया। पहली बात तो दक्षिणपंथी एवं वामपंथी विषय पर कला, यानी मैंने बताया था चौथे जो चुनाव हुए थे 1967 में, उसमें जब कांग्रेस पार्टी को बहुमत नहीं मिला और कई राज्यों में वो हार गई, तो कांग्रेस के अंदर कुछ लोग जो थे वो वामपंथी के सपोर्ट कर रहे थे और कुछ लोग जो है दक्षिणपंथी का सपोर्ट कर रहे थे। तो इस प्रकार से वामपंथी दक्षिणपंथी के कारण कांग्रेस के सदस्यों का टूटना शुरू हो गया और कांग्रेस का विभाजन वहां से चालू हुआ। ठीक है ना। इसके बाद अगर हम बात करें राष्ट्रपति पद को लेकर के उम्मीदवार में मतभेद थे, तो मैं आपको इसके बारे में बता चुका हूं कि राष्ट्रपति पद को लेकर के भी कांग्रेस ओ और कांग्रेस आर में जो है ना बहुत विभाजन का कारण बना ये भी। इसके बाद युवा तुर्क एवं सिंडिकेट के बीच कला, यानी कहें तो युवा लोग थे कांग्रेस के अंदर और सिंडिकेट, इन दोनों के बीच में विवाद था। तो 1969 में कांग्रेस पार्टी के विभाजन का जो कारण बनी वो युवा जो है ना लोग और सिंडिकेट के बीच में होने वाली कला थी। जब भी जहां युवा जो लोग थे ना वो बैंकों के राष्ट्रीयकरण और राजाओं का प्रीवी पर समाप्त करना चाहते थे, वहीं सिंडिकेट के जो लोग हैं वो बैंकों का राष्ट्रीयकरण और साथ में राजाओं का प्रीवी पर समाप्त करना नहीं चाहते। तो कांग्रेस के जो युवा तुर्क नेता थे और साथ में सिंडिकेट के जो लोग थे उनके बीच में ना काफी विवाद हो गया और ये भी कांग्रेस के विभाजन का कारण बना। इसके बाद हम चौथे पॉइंट की बात करेंगे। तो मोरारजी देसाई ने जो हुआ ना, मोरारजी देसाई से क्या हुआ कि वित्त विभाग वापस ले लिया इंदिरा गांधी ने। तो मोरारजी देसाई को बुरा लगा और उन्होंने मंत्रिमंडल ही छोड़ दिया पूरा का पूरा, यानी मंत्रिमंडल से ही त्याग पत्र दे दिया। तो 1969 में कांग्रेस पार्टी के विभाजन का एक अन्य कारण जो था वो प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी के द्वारा मोरारजी देसाई से वित्तीय विभाग वापस लेना था। मोरारजी देसाई ने क्या किया, इसका विरोध कैसे दर्ज कराया? उन्होंने बोला कि भाई विरोध दर्ज कराते हुए उन्होंने पूरे मंत्रिमंडल से ही त्याग पत्र दे दिया। सिंडिकेट ने प्रधानमंत्री की इस कार्रवाई का विरोध भी किया था। ठीक है ना। तो ये भी एक कारण बना जो है कांग्रेस के विभाजन का। इसके बाद आप बता सकते हो पूरा का पूरा, ये तो सबको पता ही है कि 1969 का राष्ट्रपति पद का चुनाव। ठीक है। तो राष्ट्रपति पद का चुनाव आप सभी को पता है कि किस प्रकार से इसमें महत्वपूर्ण भूमिका रही। मैं आपको एक बार पढ़ करके सुना देता हूं ताकि आपको ये थोड़ा सा अगर कोई भी डाउट हो वो भी क्लियर हो जाए रास्ते में पढ़ते पढ़ते ही। कांग्रेस के विभाजन का एक अन्य महत्वपूर्ण कारण था 1969 में हुए राष्ट्रपति चुनाव। मई 1969 में राष्ट्रपति जाकिर हुसैन की मृत्यु के पश्चात राष्ट्रपति कौन बनेगा, इस विषय पर कांग्रेस के अंदर मतभेद थे। 1971 में होने वाले लोकसभा चुनावों के विषय में कांग्रेस एक विपक्षी एवं विरोधी दलों का यह अनुमान था कि 1971 में चुनावों में यदि कोई दल बहुमत स्पष्ट नहीं कर पाया तो उस स्थिति में राष्ट्रपति की भूमिका महत्वपूर्ण हो जाएगी। पहले ही बताया था मैंने, क्योंकि तब राष्ट्रपति अपने विवेक के आधार पर किसी भी दल को जो है ना सरकार बनाने के लिए आमंत्रित कर देगा। तो इसीलिए इंदिरा गांधी के मन में था कि अगर हमको 71 में चुनाव में बहुमत नहीं मिला तो तब मैं कहां जाऊंगी। तो अतः प्रत्येक राजनीतिक दल अपनी पसंद का राष्ट्रपति पद चाहते थे चुनवाना। इंदिरा जो थी वो संसदीय बोर्ड की बैठक में बाबू जगजीवन राम का उन्होंने नाम को प्रस्ताव दिया। हालांकि जब उन्होंने बाबू जगजीवन राम का नाम का प्रस्ताव दिया परंतु सिंडिकेट ने उनका विरोध किया। फिर सिंडिकेट जो है नीलम संजीवा रेड्डी को राष्ट्रपति बनाना चाहते थे और इंदिरा गांधी ने जो है ना नीलम संजीवा रेड्डी से असंतुष्ट हो गई, यानी वो इससे और ये उनसे, और इस प्रकार से जो है ना राष्ट्रपति पद के चुनाव हुए और राष्ट्रपति पद के चुनावों के अंदर जो वीवी गिरी चुनाव जीत गए। और इस घटना से कांग्रेस का आंतरिक मतभेद बहुत ज्यादा बढ़ गया और इतना बढ़ गया कि कांग्रेस का विभाजन एक तरीके से निश्चित ही हो गया। इसके बाद आपका छठा पॉइंट जो होगा वो ये होगा गाइस कि सिंडिकेट पर दक्षिण पंथियों के साथ ना गुप्त समझौते का आरोप, यानी सिंडिकेट जो है पुराना वाला, ठीक है ना, ऐसा आरोप लगा उनके ऊपर कि वो दक्षिण पंथियों के साथ में ना कोई गुप्त समझौता कर रहे हैं। ठीक है। और हालांकि आपको पता है कि कांग्रेस पार्टी की विचारधारा दक्षिण पंथियों से मेल नहीं खाती है। ठीक है ना। तो आपको ये याद रखना पड़ेगा। तो कांग्रेस में जब राष्ट्रपति के लिए नीलम संजीवा रेड्डी को आधिकारिक उम्मीदवार घोषित किया तो कार्यवाहक जो राष्ट्रपति थे वीवी गिरी ने भी राष्ट्रपति चुनाव लड़ने की घोषणा कर दी। सिंडिकेट को लगा कि वीवी गिरी ने तो इंदिरा गांधी के कहने पर घोषणा की है, जबकि इंदिरा गांधी ने ऐसा किसी भी घटनाक्रम से अपने आप को अलग बताया। मतलब इंदिरा गांधी ने बोला कि भाई हमने वीवी गिरी का सपोर्ट नहीं किया है, और जबकि सिंडिकेट को लगा कि जो नीलम संजीवा रेड्डी है वो चुनाव हार जाएंगे अगर वीवी गिरी लड़े और कांग्रेस ने इसका सपोर्ट किया तो। और
सिंडिकेट को लगा कि बीबी गिरी को जो सह दे रही हैं यानी शरण दे रही हैं वो इंदिरा गांधी दे रही हैं, लेकिन इंदिरा गांधी ने इस चीज से मना कर दिया। परंतु सिंडिकेट को यह आभास हो गया कि राष्ट्रपति चुनावों में कांग्रेस के आधिकारिक उम्मीदवार नीलम संजीवा रेड्डी के लिए राह आसान नहीं। अतः निजलिंगप्पा ने इस विषय पर जनसंघ तथा स्वतंत्र पार्टी से बातचीत शुरू कर दी तथा उनसे अनुरोध किया कि यदि आप नीलम संजीवा रेड्डी के लिए पहली प्राथमिकता जो है नहीं डाल सकते हैं तो दूसरी प्राथमिकता अवश्य डालें। ठीक है, इस पर जगजीवन राम तथा फखरुद्दीन अली अहमद ने निजलिंगप्पा से यह प्रश्न पूछा कि उन्होंने किस आधार पर उन दलों से बातचीत की, क्योंकि निजलिंगप्पा और फखरुद्दीन अली अहमद और साथ ही जगजीवन ये सब कांग्रेस पार्टी से ही थे। तो उन दोनों ने पूछा निजलिंगप्पा से, अध्यक्ष से, तुमने किस आधार पर उनसे बात की है। तो इन दोनों नेताओं ने सिंडिकेट पर दक्षिणपंथियों के साथ में गुप्त समझौता होने का आरोप लगाया और इससे कांग्रेस पार्टी के अंदर का वातावरण बहुत खराब हो गया गाइस। तो ये सिंडिकेट के साथ में दक्षिणपंथियों के गुप्त समझौते का आरोप भी ये हुआ कि उसका विभाजन हो गया। इसके बाद आपका अगला पॉइंट हो जाएगा कि इंदिरा गांधी पर साम्यवादियों के साथ में जो है ना साथ देने का आरोप लगा कि जिस प्रकार जगजीवन तथा फखरुद्दीन अली अहमद ने सिंडिकेट पर आरोप लगाया उसी प्रकार दक्षिणपंथियों से गुप्त समझौता कर रखा है। वहीं सिंडिकेट ने श्रीमती इंदिरा गांधी के ऊपर लगाया कि वह कांग्रेस में ना जो वामपंथियों को ना उनको बढ़ावा दे रही है और इस विषय पर सिंडिकेट और इंदिरा गांधी के बीच में ना जो है विवाद बढ़ गया, भैया गहराता चला गया। एक के बाद एक ऐसी घटनाएं होती चली गई जो कांग्रेस के विभाजन का कारण बनी। देखिए गाइस कितने सारे पॉइंट हैं, आपको बिल्कुल विस्तार पूर्वक बता दिया है। इसके बाद आपका अगला पॉइंट है गाइस वो ये है कि श्रीमती इंदिरा गांधी को उनके पद से हटाने का प्रयास। 1969 में कांग्रेस के आधिकारिक उम्मीदवार के राष्ट्रपति चुनावों में हार जाने के बाद सिंडिकेट ने प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी को पद से हटाने का प्रयास किया, परंतु इसके विरोध में 60 से अधिक कांग्रेसी दलों ने निजलिंगप्पा के विरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव ला दिया। ठीक है ना। और 23 अगस्त 1969 को हुई संसदीय बोर्ड की बैठक में अधिकांश सदस्यों ने इंदिरा गांधी के पक्ष में जो है ना विश्वास मत डाला। देखिए गाइज यानी कांग्रेस में इंदिरा गांधी को हराने के लिए निजलिंगप्पा जैसे लोगों ने मिलकर के अविश्वास प्रस्ताव लाने की बात कही और अविश्वास प्रस्ताव आया तो वो 60 से अधिक सदस्य शामिल थे उसके अंदर। तो अगर हम बात करें तो फिर मतदान हुआ। आप सभी को पता है 11वीं की प्रक्रिया में मैं यहाँ पे पढ़ाऊंगा नहीं, आप सभी को पता है कि क्या है 11वीं का सिस्टम पूरा और किस तरीके से जब अविश्वास प्रस्ताव पेश होता है तो दोबारा बहुमत पास करना पड़ता है। तो 23 अगस्त 1969 में दोबारा से बहुमत पेश करने की बात कही गई तो इंदिरा गांधी बच गई और बहुमत पेश कर दिया उसने। इसके बाद अगर हम बात करें अगला महत्वपूर्ण पॉइंट या फिर कहें क्वेश्चन, 1960 के दशक को खतरनाक दशक क्यों कहा गया? कोई 4 तर्क दीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो पहला, राजनीतिक स्तर पर देखें तो नेहरू जी की मृत्यु और साथ में 66 में उनके उत्तराधिकारी की मृत्यु लाल बहादुर शास्त्री की हो गई और ये अपूर्ण क्षति थी भारत के। तो पहला पॉइंट। इसके बाद भारत के जो है ना इसी दशक में ना दो युद्ध लड़ने पड़े, 1962 में चीन के साथ में और 1965 में पाकिस्तान के साथ में। इसके बाद तीसरा पॉइंट, इस दशक में भारत को खाद्यान्न संकट पैदा हो गया भारत में और इसी दशक में भारत में गरीबी, असमानता, सांप्रदायिकता तथा क्षेत्रवाद के अनसुलझे मामले भी भारत के सामने आने लगे, बहुत विवाद होने लगा। फिर 1969 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का विभाजन हो गया, इसलिए 1960 को जो है ना हम कह सकते हैं खतरनाक दशक था क्योंकि इसके अंदर कांग्रेस का विभाजन भी हो गया था। तो इस प्रकार से इतने सारे पॉइंट हैं आपके सामने मैंने प्रस्तुत कर दिए हैं। अगर फिर भी कोई डाउट रह जाए और भी चाहिए तो मैं आपको जरूर बताऊंगा, कमेंट सेक्शन का प्रयोग करिए। आगे देखिए अगला क्वेश्चन है 1967 के चुनावों इसके बाद गाइस आपका अगला पॉइंट है कि 1967 के चुनावों में दूसरी सबसे बड़ी पार्टी कौन सी थी? ठीक है ना, जो दूसरे नंबर पर पार्टी आई थी तो आपका आंसर हो जाएगा स्वतंत्र पार्टी। 1967 के अंदर दूसरी नंबर की पार्टी बनकर के साबित हुई थी। तो आपका अगला क्वेश्चन है गाइस, हालांकि ये रेड नहीं कर पाया हूं, ध्यान रखना है इसको, ठीक है ना, कि ऐसे किन्हीं 3 चुनौतियों का आकलन कीजिए जिनका 1967 से 1971 के बीच में जो है कांग्रेस पार्टियों को सामना करना पड़ा था। 3 चुनौतियां गाइस, ये इंपॉर्टेंट है, 6 नंबर में क्वेश्चन आता है। ठीक है, तो मैं 3 चुनौतियों के बारे में बताता हूं जो 1969 से 71 तक झेलनी पड़ी। एक तो उत्तराधिकारी का प्रश्न। देखिए आप कहोगे तो कांग्रेस पार्टी की सबसे बड़ी चुनौती का सामना था कि 1964 में नेहरू की मृत्यु हो गई और कांग्रेस के सामने उत्तराधिकारी की समस्या पैदा हो गई। पार्टी में लाल बहादुर शास्त्री जी को जो है प्रधानमंत्री का उत्तराधिकारी चुना गया, परंतु दुर्भाग्यवश शास्त्री जी की मृत्यु भी 66 में हो गई। शास्त्री जी की आकस्मिक मृत्यु के पश्चात देश एवं कांग्रेस के सामने पुनः वह प्रश्न खड़ा हो गया कि देश का प्रधानमंत्री कौन बनेगा, क्योंकि पंडित नेहरू की बेटी इंदिरा गांधी थी और साथ में
देश के प्रधानमंत्री इसको बनाने का फैसला लिया गया, क्योंकि जो नेहरू है वो नेहरू की बेटी होने के कारण ना उन्हें देश के अंदर और दुनिया के अंदर ख्याति प्राप्त थी, लोग जानते थे। तो सोचा लोगों ने कि हम इनको जो है प्रधानमंत्री बना देते हैं साथ में। परंतु मोरारजी देसाई इस पक्ष में नहीं थे। मोरारजी देसाई का मानना ये नहीं था कि इनको प्रधानमंत्री बनाया जाए, इंदिरा गांधी को देश के प्रधानमंत्री बनाया जाए, बल्कि वह स्वयं देश का प्रधानमंत्री बनना चाहते थे। अतः उन्होंने मत विभाजन का सुझाव दिया और मत विभाजन के पश्चात श्रीमती इंदिरा गांधी प्रधानमंत्री बनाई गई। तो यानी पहली समस्या थी प्रधानमंत्री कैसे बना जाए। दूसरी समस्या क्या थी गाइस? तो दूसरी समस्या थी कि 1967 के चुनावों में कांग्रेस पार्टी की कमजोर स्थिति, यानी बहुत चुनाव हारी थी। आप सभी को पता है पूरी की पूरी कि 67 के चौथे आम चुनावों के अंदर भारतीय राजनीति में ऐतिहासिक महत्व रखते हैं और इसी को हम राजनीतिक भूचाल के नाम से भी जानते हैं कि चुनावों में पहली बार कांग्रेस को अनुभव हो गया कि जनता के ऊपर से उनकी पकड़ ढीली हो रही है। और इन चुनावों में ये समझ में आ चुका था कि अगर चुनावों में ऐसा ही रहा तो कांग्रेस जरूर आगे भविष्य में हार सकती है। और उन्होंने क्या हुआ कि केंद्र में भी कांग्रेस को बड़ी मुश्किल से बहुमत प्राप्त हुई और वहीं 8 राज्यों की विधानसभाओं में उसे हार का सामना करना पड़ा। लोकसभा के अंदर उसको 520 में से 283 सीटें मिली। अतः जिस कांग्रेस पार्टी ने पहले 3 आम चुनावों में विरोधियों को बुरी तरीके से हराया था, वह चौथे आम चुनावों में बहुत मुश्किल से कहना जीत पाई थी चुनावों को। इस तरह राज्यों में भी चुनावों की स्थिति 1967 के बाद ना खराब होती चली गई। कहें तो 8 राज्य वो हार गई और 1967 के आम चुनाव बहुत बड़े उलटफेर वाले रहे। इससे भारत में पहली बार कहें तो बड़े पैमाने पर गैर कांग्रेसवाद की लहर भी चली और राज्यों में कांग्रेस का एक अधिकार जो था वो समाप्त हो गया। तो कुल मिलाकर के कहें 1967 के चुनावों को हम पचा नहीं पाए, यानी कांग्रेस पार्टी पचा नहीं पाई और उसके कारण उसकी स्थिति कमजोर हो गई। ये पहली या फिर कहें दूसरी समस्या थी जो उसे झेलनी पड़ी। और तीसरी समस्या आप सभी को पता है कांग्रेस का विभाजन। इसके बारे में हम आपको पहले ही बता चुके हैं। या गाइस देखिए, यहां से क्वेश्चन बनते हैं कि सभी का पूर्ण नाम लिखिए, यानी जो 4 चीजें हैं इनका आपको पूर्ण नाम लिखना पड़ेगा, फुल फॉर्म लिखनी पड़ेगी। तो PVF पॉपुलर यूनाइटेड फ्रंट याद रखना है, पॉपुलर यूनाइटेड फ्रंट। फिर इसके बाद SDV संयुक्त विधायक दल, ठीक है। इसके बाद CWC कांग्रेस वर्किंग कमेटी। इसके बाद DMK द्रविड़ मुनेत्र कसगम। यानी ये 4 फुल फॉर्म आपको याद करनी होंगी। यहाँ से अक्सर 1 नंबर का क्वेश्चन पूछता है, इसीलिए याद रखना है। इसके बाद आपका अगला क्वेश्चन है गाइस, वो ये है कि 1967 के आम चुनावों के समय भारत की आर्थिक, राजनीतिक, सामाजिक स्थिति कैसी थी, वर्णन कीजिए। गाइस ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 6 नंबर में आता है कि हमारे जो 1967 के चौथे आम चुनाव हुए थे तो भारत की आर्थिक, राजनीतिक और सामाजिक स्थिति कैसी थी। तो आप एक एक करके मैं आपको तीनों चीज बता देता हूं। तो हम पहले बात करेंगे आर्थिक स्थिति की। तो मानसून असफल था, व्यापक सूखा, दूसरा पॉइंट व्यापक सूखा पड़ना, तीसरा पॉइंट कृषि की उत्पादकता में लगातार गिरावट, फिर चौथा पॉइंट में लिखोगे गंभीर खाद्यान्न संकट, फिर उसके बाद छठे पॉइंट में लिखोगे कि औद्योगिक उत्पादन और निर्यात में गिरावट, सैन्य खर्चों में वृद्धि, फिर एक और बार सैन्य खर्चों में वृद्धि, हालांकि 2 बार लिख दिया है, आप समझ सकते हो इसको, ठीक है। फिर आपका 9वां पॉइंट है गाइस, रुपये का अवमूल्यन। 1 अमेरिकी डॉलर का मूल्य वो 5 से बढ़कर के 7 रुपये हो गया था, ठीक है ना। ये 1969 की घटना है, ये याद रखना है आपको। फिर इसके बाद आपका होगा कि राजनीतिक स्थिति कैसी थी। तो आप बताओगे कि 1967 के आम चुनावों तक 2-2 प्रधानमंत्री जल्दी जल्दी देहवासन वो हो चुका था, यानी अर्थात एक्सपायर हो चुके थे। और बात करें तो जो नए प्रधानमंत्री थे उनके पास अनुभव भी कम था। अब ऐसी परिस्थितियों में साम्यवादी और समाजवादी पार्टियों ने व्यापक समानता के लिए संघर्ष प्रारंभ कर दिया कि उन्हें भी व्यापक स्तर पर समानता चाहिए। फिर आपका तीसरा पॉइंट है कि मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी ने अलग हुए साम्यवादियों ने क्या किया, मार्क्सवादी लेनिनवादी भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी बनाई और सशस्त्र किसान विद्रोह शुरू कर दिया। यानी आप सभी को पता है ना कि 1964 के अंदर जब आपको पता है ना कि 1962 में जब चीन का युद्ध हुआ तो 64 के अंदर क्या हुआ कि जो CPI थी यानी कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया थी वो 2 भागों में टूट गई, एक CPI और एक CPI-M। तो CPI जो M थी उन्होंने क्या किया, वो सशस्त्र विद्रोह करने लगे और किसानों को एकजुट करने लगे और इस कारण से जो है भारत के अंदर राजनीतिक स्थिति ऐसी हो गई कि हमको याद करनी पड़ रही। फिर इसके बाद हम चौथा पॉइंट याद करेंगे इस, तो ये है कि 1967 के चुनावों से पूर्व राजनीतिक दलों ने महसूस किया कि कांग्रेस का सत्ता में रहने का मुख्य कारण इनके वोटों का बंटवारा है। अतः विरोधी दलों ने एक कांग्रेसी विरोधी मोर्चा बनाया और कुछ राज्यों में कांग्रेस के लिए जो है ना इस तरीके की सीटों का तालमेल किया कि इस रणनीति को गैर कांग्रेसवाद का नारा दिया गया और इस प्रकार
विरोधी दल एकजुट होकर के कांग्रेस के लिए एक चुनौती देने के लिए तैयार हो गए और वो कांग्रेस को काफी हद तक अगर देखें तो 1967 के चौथे आम चुनाव में रोक भी पाए। इसके बाद हम बात करें तीसरा, आपका सामाजिक स्थिति कैसी थी, तो इस समय देश में गंभीर हिंदू मुस्लिम दंगे हुए। स्वतंत्रता के पश्चात इतने व्यापक दंगे पहले नहीं हुए थे, ठीक है ना। तो आपका ये 3 पॉइंट हो गए। इसके बाद फिर आपका अगला क्वेश्चन है गाइस कि भारत में चौथे आम चुनावों ने भारतीय राजनीति की गति को किस प्रकार बदल दिया। यहाँ का हो गया क्वेश्चन इस तरीके से पूछा जा सकता है कि भारत में राजनीतिक और चुनावी इतिहास में 1967 के वर्ष को अत्यंत महत्वपूर्ण क्यों माना जाता है, व्याख्या कीजिए। देखिए 1967 के चुनावों के बारे में पूछ रहा है, हालांकि हम इसके बारे में पहले भी बात कर चुके हैं, तो एक बार हम जल्दी जल्दी पढ़ लेते हैं इसको कि क्या बदलाव आए। तो पहली बात तो हम कहें तो भारत में गाइस आपको ये ध्यान रखना पड़ेगा कि भारत के राजनीतिक और चुनावी इतिहास में 1967 के वर्ष में अत्यंत महत्वपूर्ण पड़ाव माना जाता है, क्योंकि इसके निम्नलिखित कारण हम बता सकते हैं कि क्यों ये एक महत्वपूर्ण वर्ष माना जाता है या चुनाव माना जाता है, क्योंकि इससे बहुत सारे परिवर्तन हुए भारत की चुनावी राजनीति के दौरान। तो पहला कि कांग्रेस को लोकसभा में बहुमत प्राप्त हो गया, परंतु उसको प्राप्त जो मत थे उनमें गिरावट आई और सीटों में गिरावट आई। इंदिरा गांधी के जो मंत्रिमंडल के आधे मंत्री थे वो चुनाव हार गए, जिनमें तमिलनाडु से के कामराज, महाराष्ट्र से एस के पाटिल, पश्चिम बंगाल से अतुल्य घोष और बिहार से जो है केसी सहाय, ये प्रमुख थे जो चुनाव हार गए और मंत्रिमंडल के सदस्य थे। कांग्रेस ने 9 राज्यों में सरकार नहीं बना पाई आपकी, और एक राज्य में भी जोड़ तोड़ करके उन्होंने भी जो है उत्तर प्रदेश में सरकार बनाई थी, जो ज्यादा दिन तक नहीं चली। तो ये राज्य कौन कौन से, तो ये राज्य थे आपके पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, बिहार, पश्चिम बंगाल, उड़ीसा, मद्रास, केरल और मध्य प्रदेश। इसके बाद आपका चौथा पॉइंट है कि मद्रास में क्षेत्रीय पार्टी जिसका नाम था द्रविड़ मुनेत्र कसगम पूर्ण बहुमत के साथ में सत्ता में आई। पांचवें पॉइंट में बताओगे कि 8 राज्यों में विभिन्न गैर कांग्रेसी दलों के गठबंधन की सरकारें बन गई। तो ये कुल मिलाकर के राजनीतिक जो घटनाओं में परिवर्तन हुआ वो 1967 के आम चुनावों के अंदर महत्वपूर्ण पड़ाव माना जाता है राजनीति के लिहाज से, इसलिए आपको याद रखना पड़ेगा। देखिए गाइस, दूसरा जो पड़ाव है आपका वो ये है गठबंधन का, क्योंकि आपको पता है कि कई पड़ाव आए थे। तो पहला तो मैंने बता दिया कि आपको पहले के अंदर राजनीतिक बदलाव आए। दूसरा आप बता सकते हो गठबंधन की राजनीति शुरू हो गई। आपको पता होना चाहिए कि कई राज्यों के अंदर स्पष्ट बहुमत नहीं मिल पाया कांग्रेस को, तो इसीलिए जो विधायक थे उन्होंने एसवीडी यानी संयुक्त विधायक दल बनाया और इसका प्रयोग करके गैर कांग्रेसी सरकारों का समर्थन कर दिया, और बहुत सारे राज्यों के अंदर गैर कांग्रेसी जो दल हैं उनकी सरकारें बनी, और इन सरकारों के घटक विभिन्न विचारधाराओं के थे, यानी ये बिल्कुल उल्टी विचारधारा के थे। समाजवादी दल, ठीक है, एसएसपी और पीएसपी सम्मिलित थे जो आपके बिहार में थे, यानी 2 समाजवादी दल शामिल हो गए, एसएसपी और पीएसपी जो बिहार में थे, और उन्होंने गठबंधन किया और बिहार की सरकार चलाई। तो गठबंधन शुरू हो गया 1967 के बाद ही देखा जा सकता है। इसके फिर आपका गाइस अगला है दल बदल, क्योंकि इस दौरान दल बदल भी बहुत बड़े स्तर पर हो रहा था। इन चुनावों के बाद कई विधायकों ने सत्ता के लालच में अपने वास्तविक दल को छोड़ करके अन्य दलों में शामिल होना शुरू कर दिया। उदाहरण देख सकते हो आप, हरियाणा, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश में कांग्रेस को छोड़ने वाले विधायकों ने गैर कांग्रेसी सरकारों की स्थापना में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। इस दल बदल की प्रवृत्ति के कारण ही हमारे देश के अंदर आया राम गया राम की लोकप्रिय कहानी शुरू हो गई। आप सभी को पता है ना कि जो हरियाणा से संबंधित है, गयालाल एक नाम का व्यक्ति हुआ करता था, ठीक है ना। फिर आपका गाइस अगला क्वेश्चन है कि 1969 का जो कांग्रेस का विभाजन था, क्या उसको रोका जा सकता था? अगर विभाजन ना हुआ होता तो 1970 के दशक में होने वाली घटनाओं पर उसका क्या प्रभाव पड़ता? ये क्वेश्चन पूछा गया है, इसीलिए मैंने आपको बताना जरूरी समझा कि पहला पॉइंट बताओगे कि 1967 के पश्चात की जो घटनाओं को अगर हम ध्यान में रख करके देखें तो हमको ये पता चलता है कि कांग्रेस का विभाजन जरूरी था, उसको रोका नहीं जा सकता था, जिसको रोकना संभव नहीं था। उस समय कांग्रेस के में जो सिंडिकेट था उसका प्रभाव था, और इसमें सम्मिलित प्रभावी नेताएं जो थे वो के कामराज, अतुल्य घोष, पाटिल, निजलिंगप्पा ने इंदिरा गांधी को प्रधानमंत्री बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। उनका विचार था कि इंदिरा गांधी उनके हाथों की कठपुतली बन करके रहेगी और उनसे बार बार जो है ना परामर्श करेगी, पूछेगी और उनके अनुसार काम करेगी, परंतु ऐसा नहीं हुआ। इंदिरा गांधी ने पार्टी के अंदर अपनी खुद की जो है ना स्थान बनाना शुरू कर दिया, और इसके लिए उसने अपने सलाहकारों के अंदर विश्वास पात्रों को शामिल किया। पार्टी से बाहर के लोगों को वो लेकर के आई ताकि उनके ऊपर वो विश्वास कर सकती थी, इनके ऊपर उन्होंने विश्वास नहीं किया। तो आगे देखिए तो उन्होंने सिंडिकेट की परवाह नहीं की। इसके अतिरिक्त 10 सूत्रीय कार्यक्रम लेकर के आई। सिंडिकेट के नेताओं ने स्वीकृति तो दे दी शुरू में, परंतु उनके मन में गहरे संदेह थे।
ऐसी परिस्थितियों में 1969 का जो राष्ट्रपति पद का चुनाव हुआ, जिसमें मतभेद स्पष्ट रूप से देखे गए, अतः कांग्रेस का विभाजन नहीं रोका जा सकता था। तो ये सारी बातें बता दोगे कि कांग्रेस का विभाजन होना ही था। अगर कांग्रेस, अब दूसरा पॉइंट का आंसर मिलेगा आपका जो क्वेश्चन में था कि अगर विभाजन नहीं हुआ तो क्या होता। अगर विभाजन ना होता तो 1970 के दशक में होने वाली घटनाओं पर इसका प्रभाव पड़ता। कहना कठिन है काफी कि प्रभाव कैसा पड़ता, लेकिन फिर भी परंतु यह कहा जा सकता है कि घटनाओं पर प्रभाव भी पड़ता, क्योंकि भारतीय राजनीति में परिवर्तन होने 1967 से अर्थात कांग्रेस के विभाजन से ही शुरू हो गए थे। अगर वो विभाजन नहीं होता तो आपको पता है ये प्रभाव तो पड़ता, लेकिन ये कहना मुश्किल है कि क्या प्रभाव पड़ता। ठीक है ना। तो आप कह सकते हो उदाहरणतः 1967 के चुनावों में कांग्रेस पार्टी को राष्ट्रीय और प्रांतीय स्तर पर गहरा धक्का पहुंचा। लोकसभा में तो कांग्रेस को बहुमत मिल गया, परंतु कांग्रेस को जो मत था वो कम हो गया और सीटें भी कम हो गई। यह राजनीतिक भूकंप की संज्ञा दी गई। इंदिरा गांधी मंत्रिमंडल के कई मंत्री चुनाव हार गए। इसके बाद इंदिरा गांधी अपने बलबूते पर लोकप्रिय हो गई, परंतु तब तक गठबंधन की नींव पड़ चुकी थी और गठबंधन की राजनीति शुरू हो गई। तो आप कह सकते हो कि हम कह नहीं सकते कि क्या होता, लेकिन हाँ परिवर्तन जरूर होता है। इसके बाद आपका ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है कि 1971 के कांग्रेस प्रणाली की पुनर्स्थापना के पश्चात इनकी प्रवृत्ति में क्या अंतर आया। देखिए गाइस, जब कांग्रेस का विभाजन हो गया तो पुनर्स्थापना मतलब होता है दोबारा से स्थापना करना, लेकिन आपको ये यहाँ पर पुनर्स्थापना का अर्थ समझना पड़ेगा। बेसिकली इंदिरा गांधी पुनर्स्थापना के शब्द के माध्यम से या फिर कहें इस टॉपिक के माध्यम से हमें समझना पड़ेगा कि कांग्रेस पार्टी के अंदर क्या बदलाव आए, जो पहले नहीं थे वो क्या बदलाव आए। तो आपको यही बताना पड़ेगा कि क्या अंतर था इस पुनर्स्थापना जब ये करी गई कांग्रेस प्रणाली की, तो पुरानी कांग्रेस प्रणाली से इस कांग्रेस प्रणाली में क्या अंतर था। तो पूरी पुरानी जो कांग्रेस प्रणाली है गाइस, उसके अंदर आप सबको पता ही है। तो हम बात कर लेते हैं कि क्या अंतर पाए गए। तो पहला अंतर यही मिलता है देखने को कि यद्यपि पार्टी का लोकप्रियता के लिहाज से वही स्थान हुआ जो पहले हुआ करता था, परंतु पहले जो है ना पार्टी के अंदर बहुत सारे महत्वपूर्ण नेता होते थे, लेकिन अब एक ही महत्वपूर्ण नेता होती थी। पूरी पार्टी एक महत्वपूर्ण नेता पर आश्रित हो गई, वो थी इंदिरा गांधी। पार्टी का संरचनात्मक ढांचा पहले की तुलना में कमजोर हो गया। इसका आपका तीसरा पॉइंट है कि इसे पार्टी के भीतर क्या ही गुट नहीं थे। यानी जो ये पार्टी थी ना, जो 1971 के चुनावों में जीती, इंदिरा वाली कह सकते हो आप, इस पार्टी के अंदर कोई गुट नहीं था अंदर, अर्थात अब विभिन्न मतों व हितों को साथ लेकर के चलने वाली ये पार्टी नहीं रही। क्योंकि पहले तो आपको पता होगा कांग्रेस प्रणाली के अंदर क्या था कि विभिन्न मतों को हितों को ये साथ लेकर के चलती थी। फिर चौथे पॉइंट बताओगे कि इस पार्टी ने चुनाव जीते, लेकिन इस चुनाव के जीत में कुछ सामाजिक वर्गों का ही हाथ था। जैसे हम बात करें गरीबों का, महिलाओं का, दलितों का, आदिवासियों का और अल्पसंख्यकों का। तो हम बात करें कि ये पार्टी पूरी तरीके से इन पर डिपेंड हो गई, जबकि पूरे पुरानी जो कांग्रेस प्रणाली थी उसके अंदर सभी के ऊपर ध्यान दिया जाता था, लेकिन ये कांग्रेस जो है कुछ लोगों के ऊपर आकर के डिपेंड हो गई। फिर यह कांग्रेस जो उभर कर सामने आई वह एकदम नई कांग्रेस थी। इस प्रकार इंदिरा गांधी ने कांग्रेस प्रणाली को पुनर्स्थापित जरूर किया, परंतु कांग्रेस प्रणाली की प्रवृत्ति बदल दी। मतलब कांग्रेस प्रणाली दोबारा तो स्थापित हुई, दोबारा से कांग्रेस की वर्चस्व स्थापित हुआ, परंतु कांग्रेस प्रणाली का स्वरूप बदल गया। ठीक है ना। यही क्वेश्चन पूछ रहा था आपसे कि नई कांग्रेस अधिक लोकप्रिय थी, परंतु इसमें तनाव और संघर्ष को पचाने की शक्ति नहीं थी। यानी ये विरोधों को अपने अंदर उठने नहीं देती थी, और साथ में अगर जो विरोध उठते थे उनको ये सीधे बाहर कर देती थी, अंदर नहीं रखती थी। ठीक है ना। तो नई कांग्रेस जो थी वो लोकप्रियता की दृष्टिकोण से तो ठीक थी, लेकिन पुरानी पार्टी की तरह तनाव और संघर्षों को पचाने की इसकी शक्ति नहीं थी। ठीक है ना। तो अब हम देखें अगला पॉइंट आपका सातवां कि कांग्रेस ने अपनी पकड़ मजबूत की और इंदिरा गांधी की राजनीतिक हैसियत अप्रत्याशित रूप से बढ़ी, परंतु जनता की आकांक्षाओं की अभिव्यक्ति का लोकतांत्रिकपन कम हो गया। विकास और आर्थिक बदहाली के मुद्दों पर जन आक्रोश जो है लंबबंद तरीके से बढ़ता चला गया। तो गाइज ये था आपका आज का वीडियो। ठीक है, और ये चैप्टर भी पूरा समाप्त हो गया है। तो गाइज अगर ये वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। साथ ही अपने दोस्तों को भी शेयर करें, और कोई डाउट हो तो हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखें। तब तक के लिए जय हिंद।